इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है क्या? आज एक पर्दाफाश करता हूँ। जी। हो सकता है इंडियन कोचेस मुझसे बुरा मान लें। एक्सपोर्टर की कहाँ तक अपने माल को भेजने की गारंटी रहती है? अगर मैंने सच बता दिया तो लोग एक्सपोर्ट छोड़ देंगे। फ्रॉड कैसे कैसे होता है इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट? अरे भैया पूछो नहीं, ये नंबर 1 कारण है एक्सपोर्ट्स में फ्रॉड होने का। इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट किंग कौन है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नाम अगर लें आप तो मुरादाबाद पीतल का बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। पीतल को लेके बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ पर्सनली। अच्छा, ये सोने वाली जो बात आई थी, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। ये खरीदने के लिए क्यों मना किया गया? इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? बेसिक सा लॉजिक है सरकार का जी। जो कि सही भी है। चाइना से मैंने स्कैम खाया, आई लॉस्ट 35 लाख चाइनीज। इंडिया से आपको पता है चाइना कितना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है? लगभग 11 गुना। वन मैन आर्मी होने से ना क्या होता है कि अगर आपको बिजनेस झटका देता है एक बार ना तो आप हिल जाते हैं पूरा। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं? कपड़े को एक्सपोर्ट करने के लिए बेस्ट कंट्रीज पूरी दुनिया भर है। अगर मैं होता आपकी जगह, मेरे पास 20 लाख होता, मैं पिक करता। लेकिन लग्जरी ब्रांड जो इंडिया में आते हैं उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी अक्सर खराब होती है। उसकी वजह। आपने कैसे किया था अपना फर्स्ट एक्सपोर्ट? मेरा फर्स्ट एक्सपोर्ट जो हुआ था, आज का पॉडकास्ट मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए होने वाला है जिनको बिजनेस में बहुत ज़्यादा रुचि दिलचस्पी है, और बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, अपने छोटे से गांव के अंदर करते हैं, अपने छोटे से शहर के अंदर करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की, जो आप एक देश से दूसरे देश के साथ में करते हैं, और जानेंगे कि कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो आप कर सकते हैं इस वक्त, किस बिजनेस में स्कोप है, या कौन सा ऐसा बिजनेस है जो फेल होने वाला है। और आप यकीन करिए कि मेरी ऑफ कैमरा जब फहद भाई से बात हो रही थी तो उन्होंने एक इतनी शॉकिंग बात मुझे बताई कि जिसको मैं इस पॉडकास्ट से पहले बहुत बड़ा समझ रहा था, तो मुझे उसकी रियलिटी मालूम चली, तो वो भी हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फहद भाई का दासर टॉक पर। थैंक यू सो मच असद भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया भाई वक्त देने के लिए। मोस्ट और वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके ऑफ कैमरा। और ऑन कैमरा हम शुरू करेंगे तो इसको मतलब ये बेस्ट पॉडकास्ट में कहूँगा कि होने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे पॉडकास्ट पर। थैंक यू फहद भाई, एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे स्टार्टिंग रहेगी, और क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, लेकिन फिर भी मैं अपनी ऑडियंस के लिए सवाल करना चाहूँगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है क्या? अगर 2 मिनट में इसे समअप करने की कोशिश की जाए तो इंपोर्ट यानी कोई भी फॉरेन के प्रोडक्ट या सर्विस को इंडिया में लाना, दैट इज इंपोर्ट। और इंडिया के कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को विदेश भेजना यानी बेचना इज एक्सपोर्ट्स। बाय लॉ इसकी डेफिनेशन ये है कि एक्सपोर्ट्स जब भी आप करें तो आपके पास फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आना चाहिए। अच्छा। हाँ, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो पाउंड हो, चाहे वो कोई सी भी करेंसी हो, तो वो इंडिया में आनी चाहिए। वो तभी हो सकती है कि जब आप इंडियन प्रोडक्ट या सर्विस को इंडिया से बाहर भेजें। और इसका ठीक उल्टा, कि कोई फॉरेन का प्रोडक्ट या सर्विस जब इंडिया आता है तो इंडियन रुपी हमारा देश छोड़ के वहाँ फॉरेन में जाता है। मतलब डॉलर जो इंडिया के पास है वो रिलीज होके वहाँ चले जाएंगे। अच्छा। तो इसे हम कहते हैं इम्पोर्ट। कोई भी सामान बेचा फॉरेन में, आसान भाषा में, या सर्विस बेची, एक्सपोर्ट हो गया। कोई सामान या कोई सर्विस बाहर से खरीदी, इंपोर्ट हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने इंडिया से चावल उठा के वेस्ट अफ्रीका एक्सपोर्ट्स किया, वो एक्सपोर्ट हो गया जी। दूसरा, आपने स्विट्जरलैंड से मेड इन स्विस घड़ी खरीदी, रोलेक्स आ गई, ओमेगा आ गई, इंपोर्ट हो गया। अब आप उसे लग्जरी का नाम दें या कोई सा भी नाम दें, तो ये सिंपल सी, बेहद सिंपल सी डेफिनेशन है एज पर लॉ। जी। फहद भाई, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट कोई बिजनेस करता है स्टार्टिंग से, तो इसमें लीगली उसको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है? सबसे पहला सवाल। दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा पैसों से ही ये बिजनेस हो सकता है या बहुत कम पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एक्सपोर्टर की जद में जब तक सोचेंगे तो बहुत थोड़े से डॉक्यूमेंट्स चाहिए है। फर्स्टली कंपनी होनी चाहिए, दूसरा पैन कार्ड होना चाहिए, तीसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए जिसे हम आईसी कहते हैं। आईसी 500 रुपये में बन जाता है, कंपनी 20,000 रुपये में बन जाती है। पैन कार्ड उसके साथ आता है आपका।
एंड बेसिक फॉर्मेलिटीज जो है बैंक अकाउंट्स वगैरह चाहिए, तो इसमें मोटा माटी 15 से 25-30 हज़ार रुपये खर्चे होते हैं आपके। जी। आप इसे प्रोप्राइटरशिप में कर सकते हो, आप इसे LLP, OPC, प्राइवेट लिमिटेड, किसी भी नेचर ऑफ कंपनी से कर सकते हो, एक्सेप्ट सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट छोड़ के आप कहीं से भी कर सकते हैं इसको। तो फॉर्मेलिटीज में पैसे नहीं चाहिए, बट अब यहीं से गेम स्टार्ट होता है। जी। ऑनलाइन लोगों को सिखाया जाता है कि बस इतना कर लो, काम खत्म है। आपका दूसरा सवाल था कि कितने पैसे से एक्सपोर्ट स्टार्ट हो सकता जी। है। देखिए, स्टार्ट अगर मैं सिर्फ स्टार्ट करने की बात करूं कि बस करना है, तो वो तो 25,000 में भी हो जाता है। लेकिन देयर इज अ रेड फ्लैग हियर। अगर करते रहना है और उससे एक इनकम बनानी है, आज की स्थिति में जब रुपये ने डॉलर के हिसाब से बहुत कमजोरी देखी है, जी। पिछले एक साल में आई थिंक रुपये 10 रुपये गिर चुका है डॉलर के कंपैरिजन जी। में। 85 हुआ करता था, अब 95 के आसपास अभी जिस दिन में हम बैठे हैं चल रहा है। तो हुआ ये है कि कंपटीशन तो समय के साथ बढ़ा ही बढ़ा, जी। बट रुपए जब कमजोर हुआ ना, तो आपके घर पे रखा हुआ जो मुद्रा थी उसने अपनी वैल्यू लूज करी। उसके लूज करने से पिछले एक साल में, अगर मान लेते हैं कि पिछले साल आपको 5-6 लाख रुपए की जरूरत थी, तो इस साल आपको 7-8 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है। अच्छा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी गलती थी उसमें, बट रुपया कमजोर हुआ ना। मतलब फॉरेन में अगर कोई चीज आप पहले 1 लाख में कर पाते हैं, अब वो 1,20,000 में हो रही है, 1,10,000 में हो रही है। 10%। जी। 10% कमजोर हो गया। तो अगर एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, तो आई डेफिनेटली सजेस्ट एवरीवन कि 5-10 लाख का कैपिटल लेके निकलें। उससे नीचे कैपिटल है आपका तो पहले कलेक्ट कर लें। जी। क्योंकि मैं कह रहा हूँ सस्टेनेबल एक्सपोर्ट्स बिजनेस, नॉट जस्ट एन एक्सपोर्ट्स बिजनेस। जी। सस्टेनेबल कि भाई बार बार कर सकूं मैं उसको, रिपीटेबल चाहिए। अब ऐसे तो आप आम का डब्बा उठा के बेच दो, आम का अचार बेच दो, तो एक बार बेच दिया, आम का अचार चला गया 1,000 रुपए में, तो इससे कोई इनकम थोड़ी बनी है आपकी। अब आप बोलते हो कि मेरे को आम के अचार का एक्सपोर्ट्स ब्रांड बिल्ड करना है, नाउ दिस इज एन इनकम। अब बात गेम स्टार्ट हो गया। पैसे लगते भी इसलिए हैं भाई कि हम इंडियंस की एक प्रॉब्लम है जी। प्रॉब्लम ये है साहब कि जब हम दुकान मकान शोरूम खोलते हैं तो बहुत सारे पैसे इकट्ठा करते हैं कि यार शोरूम खोला है मैंने, 50 लाख का इंटीरियर होगा, 2-3 लाख रुपए मंथली रेंट आएगा, ठीक है, और 20 लाख रुपए का उसमें माल रखेंगे, तो पहुंच गया 80 लाख, 1 करोड़। मैं बोलता हूँ चलो आप एक्सपोर्ट्स को इतना सीरियसली अभी नहीं ले रहे हो, जो कि आपको ज्यादा लेना चाहिए सीरियसली, लेकिन नहीं ले रहे हो, तो आप अपने स्किल्स पे खर्चा करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट, आप जिसको विजिट करना होगा वो फॉरेन विजिट करेगा, ठीक है, तो इसका पैसा नहीं जोड़ोगे। और बिजनेस कैपिटल, मतलब मैं एक्सपोर्ट्स करूंगा तो जीरो में करूंगा, सामने वाला 100% एडवांस दे मुझे, लेकिन अगर मैं लोकल धंधा करूंगा तो मेरे को 50 लाख चाहिए। जी। तो ये तो आपने नाइंसाफी करी अपने साथ खुद। चलो मैं कहता हूँ नहीं लगेगा 50 लाख आपका यहाँ, लेकिन पैसे तो चाहिए ना जी। अगर आप बोल रहे हो जीरो में करूंगा मैं, तो झूठ कौन किसको बोल रहा है? आप खुद को बोल रहे हो। जीरो में तो कोई चीज पॉसिबल है ही नहीं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा बिजनेस आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जीरो से शुरू करें तो पॉसिबल नहीं है। अरे आप समोसे का ठेला खोलो तो उसमें लाख रुपए लग जाएंगे। जी। अच्छा फात भाई, अभी आपने डॉलर की और रुपीस की बात की, तो ये सोने वाली जो बात आई थी, तो ये खरीदने के लिए क्यों मना किया गया? इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? बहुत बेसिक सा लॉजिक है सरकार का, जो कि सही भी है। अच्छा। लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल है वो। होता यह है कि इंडिया में जो खुद का गोल्ड है वो बहुत थोड़ा सा है। मतलब इंडिया जितना खपत करता है उसका 1% भी गोल्ड इंडिया के पास नहीं है। अच्छा। इन हाउस प्रोडक्शन वाला, क्योंकि इंडिया में गोल्ड माइंस नहीं है भी तो बहुत थोड़ा सा प्रोड्यूस करती हैं। नंबर 2, जब सरकार कहती है कि इंपोर्ट मत करो गोल्ड, तो इंडिया में जो डॉलर रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, वो इंडिया छोड़ के दूसरे कंट्री में चले जाएंगे जहां से गोल्ड आ रहा है। मतलब ये है कि इंडिया की सिक्योरिटी जो थी, जो फॉरेन एक्सचेंज की सिक्योरिटी थी, इंडियंस ने बाहर भेज दी। ठीक है, तो इसीलिए सरकार का कहना था कि भाई साहब 1 साल आप कर्टेल करो अपने गोल्ड को, ताकि देश मजबूत हो, अर्थव्यवस्था मजबूत हो पाए। थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा, हालांकि ये नहीं कहूँगा कि नहीं पड़ेगा। अगर इंडियंस थोड़ा किफ़ायती रहेंगे तो हम 10-20% इफेक्ट डाल सकते हैं। बड़ा फर्क है इंडिया लेवल पे, तो इंडिया लेवल पे 15-20% का फर्क बड़ा होता है, लेकिन ये टेम्पररी फर्क है। पड़ेगा, थोड़े दिन के लिए मेंटेन करना आसान है। जैसे अपील अगर मोदी जी ने फर्ज करी है कि मार्च में करी है या अप्रैल में करी है, तो इसको हम जून जुलाई अगस्त तक खींच सकते हैं।
आप बोलोगे कि दिवाली, धनतेरस, न्यू ईयर तक खींचे, वो सस्टेन करना मुश्किल होगा, क्योंकि लोगों की एक आदत होती है, पब्लिक भूल जाती है हम्म कि यार आज तो बेटी की शादी, अब नहीं लूंगा तो कब लूंगा। उनका भी कहना ठीक है यार, हम्म एक ही तो बेटी है, जीवन भर उसके लिए पैसा जोड़ा, जी। ज्वेलरी बनवाने के लिए, अब बोल रहा हो कि तुम साहब ज्वेलरी नहीं लेने नहीं आओ। लेने दोगे? जब ज्वेलरी सस्ती है तो बोल बोले रहा है भाई ज्वेलरी मेरे पास तो 1 करोड़ रुपया है, कुछ भी हाँ, होता हो मैं तो लूंगा। मैं तो लूंगा। तो जी। वो उसका इमोशनल एंगल है। तीसरा एंगल ये है इंडियंस का कि गोल्ड को इंडिया में देखा जाता है एज अ प्योर इन्वेस्टमेंट, हम्म कि यार बेटी को अगर गोल्ड जा रहा है मतलब वो सिक्योरिटी जा रही है जी। उसकी, जो कि ठीक भी है। हम्म सर्टेन एक्सटेंट पे अगर गोल्ड में मेकिंग चार्जेस हटा दो आप, तो 80% वैल्यू तो गोल्ड होल्ड वैल्यू तो करता ही रहते है, रखता ही है। करता ही है वो। तो इस वजह से सरकार ने हमें बोला है कि मत लीजिए, हम्म क्योंकि गोल्ड बाहर से आता है इंडिया में, इंडिया के पूरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया में जितने डॉलर पाउंड रखे हैं सब चले जाएंगे। जी तो ये है उसका टोटल जी। सीन। अच्छा फात भाई, 2026 में हम लोग बैठे हैं और ये जो वक्त है इस टाइम सबसे ज़्यादा एडवांस है। इस वक्त में आप क्या सजेस्ट करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कि करना चाहिए, कि हाँ ये आने वाले 5 ईयर में या 10 ईयर में इस लाइन में बहुत ज़्यादा स्कोप है, या इस प्रोडक्ट में या इस कंपनी के, मतलब क्या सजेस्ट करेंगे आप? इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या करना चाहिए 2026 के अंदर स्टार्ट अगर कोई कर रहा है तो? देखो 2026 में अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, एआई का दौर है, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीक पे, चरम सीमा पे हम्म है। मतलब भारत में बच्चे से बच्चा जानता है एआई, एआई क्या होता है। आप घर में काम करने वाली अगर झाड़ू पोछे वाली मेड भी है, उससे पूछोगे एआई तो वो जानती है एआई, हम्म क्योंकि एआई से गाने की लिपसिंक हो जाती है, वीडियो हो जाती है, उसको इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, खुश हो जाते हैं लोग जी। देख के। सबसे पहली चीज जो आपको अब ध्यान रखनी होगी इस साल एंड आने वाले और साल में, कि आपको ओपन टू चेंजेस रहना है। अच्छा। एआई की वजह से क्या होगा ना, कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। हम्म पीपल आर एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द फील्ड, कि यहाँ एक्स प्रोडक्ट है, वाई प्रोडक्ट है, जेड प्रोडक्ट है, ए है, बी है, सी है, सब कुछ है उनके पास। अब वो बहुत ज्यादा तेजी से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो गूगल के जमाने में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि गूगल से हमें सर्च रिजल्ट आते थे। जो हमने सर्च किया, जो सर्च किया उसका रिजल्ट आ गया, और आपको जो लिखना है उसमें से ढूंढ ढांड के लिख लो। अब क्या करता है गूगल के एआई, जेमिनाई, चैट जीपीटी के आंसर दे देता है पूरा। और नीचे लिख देता है और बताऊं किसके बाद। हाँ, और इस दूसरे एंगल से ढूंढना है तो वो भी लिख देता है कि जी। वैसा बता दो तो वैसा ढूंढ देता हूं मैं। ठीक जी। है। इसने किया क्या है कि हमारे ह्यूमन ब्रेन की जो एबिलिटी थी सोचने की, उसको बंद कर दिया है। हम्म, जो ढक्कन था हमारा वो बंद हो गया है। वी आर एंटायरली डिपेंडेंट ऑन एआई। अच्छी बात यह है कि उसने स्पीड को हमारे बहुत आगे कर दिया है। खराब बात यह है कि जो लोग कोप अप नहीं कर पाएंगे वो पिछड़ते जाएंगे। हम्म, अब आपको एक चीज देखनी रहेगी कि समय के साथ, चाहे आप जिस धंधे में, नहीं कह रहा हूं एक्सपोर्ट्स में, अगर एक्सपोर्ट्स में हो तो जो जो चेंजेस आ रहे हैं एक्सपोर्ट्स में, वो हम्म, रैपिडली आपको अडॉप्ट करना है। हम्म, एग्जाम्पल लेते हैं, आपको कम्युनिकेशन नहीं आती तो कम्युनिकेशन सीखना होगा। हम्म, आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन नहीं आता तो सीखना होगा। आपको एक कंट्री की प्रॉब्लम्स नहीं मालूम तो आपको सीखनी होंगी। कंट्री की प्रॉब्लम नहीं सीखोगे तो बायर्स नहीं मिलेंगे, ग्राहक नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई आपको आपका प्रोडक्ट थोड़ी खरीदेगा, उसका तो एक प्रॉब्लम है उसके पास। उसका एग्जाम्पल सॉल्यूशन चाहिए। एग्जाम्पल कि मैं बैठना चाहता हूँ, मेरे पैर में बहुत दर्द होता है खड़े खड़े, तो मेरे को कुर्सी चाहिए। हम्म, और मेरे पैर में अगर दिक्कत हो रही है कि पैर में टांगे दुख रही है मेरी, तो मेरे को एक लंबी थाई सपोर्ट वाली कुर्सी चाहिए। ये वो पता नहीं पाएगा आपको, आपको निकलवाना है निकलवाना उससे, है कि भैया अच्छा आपके पैर में दर्द होता है, अच्छा तो यू माइट बी हैविंग दिस प्रॉब्लम, जिसका ये सोल्यूशन है हमारी ये लंबी वाली चेयर। हम्म, ग्राहक आपको नहीं बताएंगे आगे। ओके, क्यों नहीं बताएंगे? कारण बताता हूँ। हम्म, असद भाई, ह्यूमन टेंडेंसी का एक बेसिक सा फैक्ट है, जी। इंसान अपनी कमजोरियां कभी आगे होकर नहीं दिखाता। क्या आप फैक्ट। मानते हो बात? फैक्ट। फैक्ट है। आप सोचो कि ग्राहक आपको अपनी कमजोरी आगे होकर बता दे या थाली में परोस के दे दे, नहीं होने वाला। आपको उससे प्रेम से बात करके दोस्ती यारी करनी है, जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं कि लहा पुटा लो इसको, और फिर बातों बातों में निकलवाना है। जी। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। 6-7 साल पहले एक्सपोर्ट्स में एंट्री हुई मेरी। चाइना से मैंने स्कैम खाया। चाइना से मैंने स्कैम खाया। हाँ, आई लॉस्ट 35 लाख विद चाइनीज। ठीक है। चाइनीज से मैंने एक बात सीखी, जब आप किसी चाइनीज से बात करोगे ना, दे नेवर स्लीप।
उसका उनका एक वर्क कल्चर बताता हूँ। चाइनीज साले सोते नहीं है कभी ढंग से। अच्छा। रात को इंडियन टाइम पे 2 बजे मैसेज करोगे, 4 बजे रिप्लाई आ जाएगा, 3 बजे रिप्लाई आ जाएगा। और वहाँ पे जो सेल्स गर्ल रहेंगी, जो सेल्स रेप रहेंगी, दे कॉल यू हनी, बेबी, स्वीटी, डार्लिंग। अच्छा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड है वो। उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसको आपकी जेब में इंटरेस्ट है। और उनके लिए वो सिर्फ वर्ड है। उनके लिए वो सिर्फ वर्ड है, उनके लिए फीलिंग नहीं है वो। आप जब सेल उनसे खरीद लोगे ना, तो वो आपको नॉर्मली हेलो हाय हाउ डू डू पूछा करेंगी, हाल खबर लेंगी, और हनी हनी बेबी स्वीटी बोलना बंद नहीं करेंगी। है ना, चाइनीज ऐसे ही आपको बनाते हैं ठीक से। क्या बनाते हैं, ऑडियंस समझदार है। ठीक है। अब आपकी जिम्मेवारी है कि साहब बातों में कितना आना है। 60-70% चाइनीज ऑनेस्टली काम करते हैं, 30% बदमाश होते हैं। तो आपने कैसे खाया था वो, थोड़ा सा बताएं। हाँ, मैंने, जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे इस बात को जानते होंगे कि मैंने चाइना से कॉपर स्क्रैप इंपोर्ट किया था। अच्छा। बैक इन 2020। तो कॉपर स्क्रैप 10 टन मंगाया था, तो 800-900 किलो आया था मेरे पास। अच्छा। और पेपर्स वर ऑल फाइन, मेरे पास सारे चीजें, पेपर वर्क वगैरह वाज ओके। तो ऐसे मैंने फ्रॉड खाया था उस वक्त पे। ये बात है 6 साल हो गए रफली इस बात को। मैं एक और बात बताता हूँ। जिनको इंटरेस्ट है, जो बिजनेस ओनर सोचते हैं कि हम दुनिया पे राज करेंगे, मैं उनको एक बात हिंदी में बताना चाहता हूँ। चाइनीज फैक्ट्री ओनर अपने फैक्ट्री टूर सुबह 6:30 बजे से कराना चालू कर देता है। हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली में फैक्ट्री का मालिक 12 बजे से नीचे नहीं आता होगा। ओहो। 7 बजे से सुबह फैक्ट्री टूर होता है वहां पे विजिटर्स का। आपसे 6 घंटा एक्स्ट्रा उसने काम कर लिया डेली। अब मल्टीप्लाई कर लो साल के 200 दिन, कितने घंटे हो गए जी। और 12 बजे आने के बाद में फिर कोई 1 बजे आपको अपॉइंटमेंट होगा, मतलब 2 बजे से आप कहीं ना कहीं स्टार्ट 2 बजे करेंगे से जगोगे, 7 बजे चलने का समय आ जाएगा। मतलब वो लोग काम कर रहे हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, और हम लोग काम कर रहे हैं सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, कि 12 बजे शटर उठना है और 6 बजे बंद। मैं आपको एक छोटा सा नंबर बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। इंडिया से कपड़े का एक्सपोर्ट बहुत होता है जी, अपैरल्स एंड टेक्सटाइल्स। वर्ल्ड मार्केट कैप की बात करी जाए तो टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स दोनों मिक्स कर लोगे तो 1.5 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन डॉलर का वर्ल्ड मार्केट कैप है। इंडिया की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन डॉलर की है। ओहो, इतना बड़ा वर्ल्ड मार्केट कैप है टेक्सटाइल्स और अपैरल्स मिला लोगे, गूगल सर्च कर लीजिएगा आप जी। लेटेस्ट फैक्ट है 2026 का। इंडिया से आपको पता है चाइना कितना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है? लगभग 11 गुना। अच्छा। 11 टाइम्स। नंबर्स की बात करी जाए, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मान लो अगर इंडिया 31 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो 300 मिलियन का कर रहा है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दीज फिगर्स माइट नॉट बी करेक्ट, बट परसेंटेज वाइज 11 टाइम्स 10 टाइम्स का फर्क है। सेम देश, बगल में लगे हुए हैं, अगल बगल, सेम आबादी। उनको 1980 से ट्रेन किया गया था कि तुम्हें व्यापार करना है, तुम्हें बिजनेस करना है। जब एक चाइनीज बच्चा यूएस में जाता है पढ़ने के लिए ना, वहाँ वो स्किल सीख के वापस चाइना में आता है ताकि वो अपनी फैक्ट्री, मकान, दुकान खोले कि यहाँ से बिजनेस करेंगे। जब एक इंडियन यूएस जाता है तो वहाँ पे सेटल हो जाता है ग्रीन कार्ड लेके कि नौकरी करूंगा, मेरा परिवार सेफ है यहाँ। जी, माइंडसेट का फर्क। और माइंडसेट भर का फर्क नहीं है, सरकार का फर्क है। मैं आपको बताता हूँ, मिड 1970s 80s में एक चाइनीज लीडर हुआ करते थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा, आप फ्लैश कर देना उनको ढूंढ के। उन्होंने क्या किया कि चाइना में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लाए। उन्होंने बोला कि चाइना में जितने भी स्टेट्स हैं, जिसको प्रोविंसेस कहते हैं, वहाँ पे उसको बांटा जाए। बांटे तो पहले से थे, लेकिन उसको सेक्ट वाइज बांट दिया जाए। कि जैसे इंडिया में हम मुरादाबाद को ब्रास सिटी कहते हैं, ठीक है, आप कानपुर और आगरा को लेदर सिटी कह सकते हो। तो उन्होंने क्या करा कि एक सरकारी तौर पे बांट दिया जाए उसको, कि कांच की फैक्ट्री एक स्टेट में होगी, अच्छा, टॉयज की फैक्ट्री एक स्टेट में होगी, ठीक है, फर्नीचर की फैक्ट्री एक स्टेट में होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की एक स्टेट में होगी, फलाने की दूसरे स्टेट में होगी, और वहां पे सबको सब्सिडाइज्ड पैसा मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी बेसिकली, और आप अपनी फैक्ट्री वगैरह खोलें, बनाएं, इंडिया वहां लोकल भी बेचें और फॉरेन में भी एक्सपोर्ट करें। इंडिया में आपको उसी हिसाब से उन्होंने फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई होंगी कि जिसको 24 घंटे लाइट चाहिए उसे 24 घंटे लाइट, जिसको जितना डिमांड है उतना सप्लाई दे दो। मतलब यूनिफॉर्म कर दिया उसको।
हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर आप फैक्ट्री डालने जाओ आपको इतना परेशान किया जाएगा डिपार्टमेंट्स द्वारा कि आप बोलोगे फैक्ट्री कहाँ डाल रहा हूँ मैं छोड़ देता हूँ फैक्ट्री। लेबर डिपार्टमेंट है, ये है वो है, नगर निगम है, सब धंधा चालू होने से पहले पैसा मांगने आ जाते हैं लोग। साहब आप यहाँ लगाने आए हैं, कुछ चाय पानी का दे दो। मेंटालिटी का फर्क है। 1970s से उनको ट्रेन किया गया था, 1970s और 1980s से। अब 50 साल हो चुके हैं उनको। दे आर ट्रेंड सिंस लास्ट 50 ईयर्स। और चाइना के ग्रो होने का एक और कारण है जी। चाइना में मजहब और धर्म एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, चाइना में सरकार एग्जिस्ट नहीं करती। क्या एग्जिस्ट करता है फिर? दे डोंट बिलीव इन रिलीजन। हम्म। ठीक है, वो कोई पूजा पाठ मंदिर मस्जिद नहीं जाते। हम्म। उनके पास इलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, हम्म। मतलब इट इज आउट ऑफ देयर कंट्रोल। अब आपके पास क्या बचा? काम। हम्म। अगर ये दो चीजें आप लाइफ से हटा दो ह्यूमंस के, तो बचा क्या? सिर्फ काम। काम बचा। जीना है, खाना है, घर वालों को पालना है। इंडिया में तो ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। जी। तो हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं। जी। हमें अगर चाइना से compete करना है तो हमें डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल सिरे से कट करना पड़ेगा। जी। 80% डिस्ट्रैक्शंस हमको कट करने पड़ेंगे। अच्छा, हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट क्या करते हैं और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं? इंपोर्ट में अगर बात करी जाए तो वॉल्यूम वाइज इंडिया ऑयल्स बहुत एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। जो हमारा तेल, डीजल, पेट्रोल ये है। और इंपोर्ट में बात करी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया बहुत इंपोर्ट करता है। तो ये एक दो बड़ी कमोडिटीज़ हैं जो इंडिया इंपोर्ट करता है। नंबर एक्सपोर्ट की अगर बात करी जाए तो इंडिया पेट्रोकेमिकल्स एंड केमिकल्स काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है, जिसमें अडानी और अंबानी जी का बहुत बड़ा जी। वो है, योगदान है इंडिया के लिए, क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी रिफाइनरीज हैं। पेट्रोकेमिकल्स इंडिया, केमिकल ये डीजल वगैरह भी इंडिया एक्सपोर्ट करता है, अगल बगल में थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। फिनिश्ड केमिकल्स बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें इंडिया डोमिनेंट है। ये स्पेशलाइज्ड है। अब अनस्पेशलाइज्ड या नॉर्मल पब्लिक के लिए अगर बात करें कि क्या कर सकती है नॉर्मल पब्लिक, हाँ, वही मेरा सवाल था आपसे कि तो नॉर्मल पब्लिक क्या एक्सपोर्ट कर सकती है? नॉर्मल पब्लिक कपड़े से स्टार्ट कर सकती है, फर्नीचर से स्टार्ट कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट कर सकती है, रोज़मर्रा में जितने सामान लगते हैं रेडीमेड FMCG गुड्स से स्टार्ट कर सकती है, जिसको पैक्ड मटेरियल कहते हो ना आप, चिप्स, वेफर्स, ये सब स्टार्ट कर सकती है। नॉट जस्ट रॉ मटेरियल्स, फिनिश्ड वाले, फिनिश्ड, एनीथिंग विच इज़ फिनिश्ड इन फॉर्म, इंडिया वो एक्सपोर्ट कर सकता है। अच्छा, रॉ मटेरियल तो इंडिया पहले से एक्सपोर्ट कर कर रहा रहा है, है। क्योंकि अंग्रेजों ने सिखाया था। आपको याद हो, अभी मैंने बताया था कि अंग्रेज इंडिया से मसाला ले गए, वहां से कैंची बनी हुई ले आए, लैंड रोवर इंडिया में आई। कहाँ से आई थी? यूके से आई थी, इंग्लैंड से। स्कॉच विस्की इंडियंस को किसने पिलाई? ब्रिटिशर्स ने। इंडिया की चाय दुनिया को किसने पिलाई? ब्रिटिशर्स ने। तो ये जो गेम था रचाया हुआ, तो अंग्रेजों की देन थी। अच्छा, मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, तो मैं क्या स्टार्ट कर सकता हूँ एक्सपोर्ट करना? अगर आप जो आपको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर आप मॉल में जाओ, मैं कॉमन सेंस की सबको बात बताता हूँ कि कैसे आप आम चीज़ों से गेस कर सकते हो। मॉल में जाओगे तो सबसे ज़्यादा मॉल में जो दुकानें मिलेंगी वो होगी कपड़ों की। किसी भी मॉल में दुनिया के, वो हमें सबसे नंबर 1 एडवांटेज दे देता है कि कपड़ा कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। हमारे सामने रहता है, पता नहीं रहता हमें। आप मॉल में जाइएगा, आप अपने आसपास के जो भी लोग देख रहे हैं सब मॉल में जाएं और देखें कि फॉरेन प्रोडक्ट और इंडियन प्रोडक्ट कपड़े के मैक्सिमम मॉल में मिलेंगे। मास मार्केट भी, लग्जरी भी, और बिल्कुल बेसिक भी। बेसिक की बात करें तो जूडियो हो गया टाटा का। मास मार्केट की मतलब अगर मीडियोकर की बात करें, रेड टेप पीटर इंग्लैंड हो गया आपका, वैन ह्यूसन हो गए आपके, ब्लैकबेरी हो गए आपके, कपड़े का ब्रांड है मास मार्केट वाला, सस्ता वाला। थोड़ा महंगे की बात करो तो टॉमी हो गया, सीके हो गया, ठीक है। और महंगा जाओगे तो अरमानी हो गया, एम्पोरियो अरमानी हो गया, बॉस हो गया, गुच्ची हो गया। और अल्ट्रा लग्जरी में जाओगे तो अरमानी, ये गुच्ची हो गया आपका, LV हो गया आपका। तो मैक्सिमम जो चीज़ें काम करते हैं ये लोग, ये कपड़ों और एक्सेसरीज में करते हैं। अच्छा, अब आप इसमें से जो आपके बजट में आता है पिक कर सकते हैं। मास मार्केट कपड़े, लोअर वाले कपड़े। तो ये हमें एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट? एक्सपोर्ट करना है। अच्छा। एक्सपोर्ट करना है। इंडिया में इन हाउस प्रोडक्शन बहुत है कपड़ों का। इंडिया इंपोर्ट भी बहुत करता है। आपको मैं बताता हूँ, इंडिया वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कपड़े। अच्छा। वंस पता है हमें किसने बीट किया था? बांग्लादेश ने।
छोटा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। लिवाइस की पैंट है, उस पे मेड इन मेड इन बांग्लादेश बांग्लादेश। है, आपका मार्क्स एंड अच्छा, स्पेंसर में इसके है। पीछे की वजह क्या है? उसकी वजह ये है साहब कि इंडिया में हमारे बहाने जो रहे ना, रिजल्ट्स को ओवर पावर कर गए। मतलब लेबर नहीं है, लेबर नहीं आई, मटेरियल का शॉर्टेज है साहब, सप्लायर लेट कर रहा है। तो मैन्युफैक्चरर्स, लिवाइस मेड इन अमेरिका है, क्या सोचता है भैया, यार इंडिया में तो बन नहीं रहा, बांग्लादेश उठा के दे देते हैं, वहाँ छोटा सा लेबर भी है, आ जाती है आसानी। लेबर भी आ जाएगी, डांट डपट के भगा के बुला लेंगे, मटेरियल भी सस्ते में मिल जाएगा, बुला लिया जाए। तो ब्रांड्स हमेशा अपना फायदा देखेंगे, जो कि ठीक भी है। जी। अच्छा, कपड़े को एक्सपोर्ट करने के लिए बेस्ट कंट्रीज कौन सी रहेंगी? पूरी दुनिया भर है, पूरी दुनिया भर है। अगर मैं होता आपकी जगह, मेरे पास 20 लाख होता, मैं अफ्रीका पिक करता। मैं अफ्रीका में कपड़े बेचता भी हूँ। अच्छा, भेजते हैं आप? हाँ हाँ, तंजानिया में जाते, कीनिया में जाते हैं तो कपड़े बेचते हैं हम। और क्योंकि मास मार्केट है ना। हम्म। सबसे ज्यादा आम लोग क्या सोचते हैं कि मैं चावल दे दूं, आटा दे दूं, गेहूं सब्जी दाल चावल दे दूं, अनियन दे दूं, टमाटो दे दूं, पोटैटो दे दूं। इसमें फिनिश्ड वैल्यू कुछ नहीं है, ये मंडी के भाव बिकता है। अपनी मर्जी से नहीं बेच अपनी सकते। मर्जी से आपको कोई 10 रुपए ज्यादा क्यों देगा आलू पे? 10 रुपए प्रति कुंटल आपको ज्यादा कोई क्यों देगा जी। आपके आलू पे? नहीं कपड़े देगा। पे आप अपने प्राइस टैग से बेच सकते कपड़े पे आप कुछ भी लगा सकते हो यार, जो आपकी ब्रांडिंग की आपकी हैसियत है वो आप मांग सकते हो सामने वाले से। हो। मैं आपको बताता हूँ, लग्जरी ब्रांड्स के जो कपड़े हैं ना, मास मार्केट से भी कई बार गए बीते होते हैं। नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जी। लेकिन लग्जरी ब्रांड जो इंडिया में आते हैं, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी अक्सर खराब होती है। उसकी वजह? सर, वो पैसे बना रहे हैं अपने ब्रांडिंग के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे छोटे भाई ने अभी एक एक्सपोर्ट किया तंजानिया में कपड़े का। जो शर्ट हमने भेजी थी वो दो सैंपल्स थे, उसमें स्वॉचेस होते हैं। स्वॉचेस मतलब लकड़ी, कपड़े के टुकड़े, उसको स्वॉच कहते हैं। तो स्वॉचेस पहले दिखे थे, बायर्स को दिखाए थे। आप मानोगे नहीं कि वो जो 210 दो स्वॉच में थे, पहला था 210, एक था 230 जीएसएम का। जो 210 जीएसएम का था, उसकी कॉस्ट एक ब्रांडेड कपड़ा इंडिया में जो आता है, नाम नहीं लूंगा नहीं तो फिर से कंट्रोवर्सी हो जाएगी, बड़े बड़े मॉल में मास मार्केट प्रोडक्ट है, यू से स्टार्ट होता है। अच्छा। ठीक है, यू से स्टार्ट होता है, गेस कर ले पब्लिक। उसकी क्वालिटी इस कपड़े से कहीं गई बीती थी, कहीं गई बीती थी। और आपको पता है ये टी शर्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी थी इंडिया में? मात्र 180 या 190 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी, जो आपने एक्सपोर्ट किया है। हाँ, इंडिया में। और उसको ये ब्रांडेड कंपनीज इंडिया में कितने की बेच रही? कम से कम 1500 रुपए की। अब आप निकाल लो 200 रुपए और 1500 रुपए में कितना डिफरेंस होता है? अप्रोक्सीमेटली 7.5 टाइम्स। और उसमें चार्जेस भी आए होंगे आपके एक्सपोर्ट सब आए हैं, वो तो चीजें आएंगी, लेकिन मार्जिन आप देखिए कितना पागलों जैसा मार्जिन। अच्छा, इंडिया में क्या कर सकते हैं हम बिजनेस? इंडिया में क्या कर सकते हैं अगर 2026 में? अगर आपके क्योंकि पास, मैं इस पॉडकास्ट को, हाँ, ये पॉडकास्ट करने का मकसद फाद भाई ये है कि मुझे, मतलब इस पॉडकास्ट को देखने के बाद में ना 5 लोगों को बिजनेस करना ही है। ठीक है, मेरा टारगेट है, ठीक है, ऐसा समझिए। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करेंगे हम पूरी तरीके से, और ये भी ठीक है जी। अगर हम एक्सपोर्ट्स के अलावा देखते हैं कि इंडिया में क्या बिजनेस करना चाहिए, तो मेरे पास एक न्यूज़ है जो कुछ लोगों को अच्छा लगे, कुछ लोगों को बुरा लगे। वो दैट इज गोइंग टू बी रियल एस्टेट ओनली। पैसा वहीं बनता है सर इंडिया में। अच्छा। इंडिया में दुकानदारी खोल के पैसा नहीं बनता। आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया में जितने मेजर शॉप्स हैं मॉल्स में या कुछ भी होते हैं, उसमें से एटलीस्ट 30% तो ब्लैक का वाइट कर रहे होते हैं। अच्छा, वो कैसे? अब वो लाइव बताना तो ठीक नहीं रहेगा। मतलब एक थोड़ा सा एग्जांपल के साथ किस तरीके से करते हैं? अब क्या होता है भाई, मान लेते हैं कि आपने एक प्रॉपर्टी बेची और आपके पास कैश जनरेट हो गया। कैश जनरेट हो गया तो कैश को छाती पे लेके तो जा नहीं सकते कहीं पे, तो उसकी नकली बिलिंग दिखाते हैं लोग शॉप्स में, और जीएसटी डिपार्टमेंट को पता है बात, और उस पर कार्रवाई भी करता है वो, इनकम टैक्स भी कार्रवाई करता है। नकली बिलिंग दिखाते हैं, मटेरियल ले गए उठा के वापस पहुंचवा दिए। अच्छा। ये करते हैं धीरे धीरे, मतलब बहुत लोगों को देखा मैंने ऐसा करते हुए। तो वो ये करते हैं कि भाई अपना ब्लैक का वाइट कर लिया उन्होंने बैठा के, पैसा यूजेबल आ गया। पैसा जनरेट कहाँ से हुआ था? मेन जो इंडिया में पैसा बनता है वो रियल एस्टेट में बनता है। अच्छा। अगर सही में बनाना है आपको तो। बाकी अगर कोई सोचे अब दुकान खोल के पैसा बनेगा, सर प्लीज मत करिए।
दुकान में ग्राहकी आने में आपको 2 साल लगेगा, 2 साल में आपका मोराल टूट के गड्ढे में आ जाएगा नीचे। अफात भाई, दुकान के बारे में मैं ऐसा सोचता हूँ कि दुकान आदमी का सबसे लास्ट वाला स्टेप होना चाहिए। अगर मैं 25-26 की एज में दुकान कर रहा हूँ तो मैं उसमें बंद जाऊंगा पूरी तरह से। 100%। मैं जो मेरे टाइम था मेहनत करने का, एक्सप्लोर करने का, वो नहीं कर सकता। मैं नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। मैंने दुकान खोली, एक लूप में फंस जाऊंगा मैं 100%। कि अगर मेरा इरादा उसको मतलब फ्रेंचाइजी लेवल पे नहीं लेके जाने का। मिसाल के तौर पे किराना स्टोर की मैंने दुकान कर ली, 5 लाख रुपए मैंने लगा दिए। अब मैं मिडिल क्लास, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, ना तो मैं उस दुकान को बंद कर सकता और ना मैं उससे बड़ा बन सकता। मुझे ऐसा लगता है इसलिए कि दुकान आदमी को अपने 40 वाले एज में करनी चाहिए कि भाई मैंने 25 से 40 तक हाथ पैर मार लिए, हर बिजनेस को ट्राई कर लिया, सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, किसी में कुछ नहीं बनेगा। 40 साल की उम्र में दुकान खोल, शादी कर भाई, और अपना बीवी बच्चों के साथ मस्ती में। मुझे ऐसा लगता है दुकान को लेके। 25 की एज में जो दुकान कर रहा है ना, मैं उससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। आप तो 25 की बात कर रहे हो भाई, मेरे पास तो 50 साल के दुकानदार आए हैं, परेशान हैं जी। देखिए, दुकान की एक प्रॉब्लम है। दुकान मतलब लेफ्ट के 2 किलोमीटर और राइट के 2 किलोमीटर, इतने यहाँ से ग्राहक आएंगे आपके पास। कोई 10 किलोमीटर दूर आपकी दुकान पे नहीं आएगा until you are a mall। अगेन अगर मॉल पे आते हो तो रियल एस्टेट आ गया। मॉल बना के कौन दे रहा है? बना के कौन दे रहा है वो? तो दुकान शुड ओनली बी अ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। ग्राहक को कलेक्ट करके, मतलब मैग्नेटिक पॉइंट नहीं होना चाहिए कि दुकान देख के ग्राहक आएगा। वो समय चला गया जब मियाँ फाकते उड़ाया करते थे कि अब दुकान देख के कोई नहीं आता जी। अब लोग आपको ऑनलाइन देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, फिर दुकान ढूंढते हैं। वो ट्रेडिशनल दुकान नहीं बची। और अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग अपनी दुकान की कर भी लेते हो तो दुकान के साथ अगेन एक प्रॉब्लम है भाई। अगर आप फर्ज करिए कि हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में बैठे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ एक परचून की दुकान होगी, किसी की, बड़ा एरिया है ग्रेटर कैलाश, महंगा एरिया है, परचून की दुकान होगी तो ग्रेटर कैलाश के लोग आएंगे और कितना खा लेंगे वो आपसे। और ग्रेटर कैलाश वाला बंदा कतई बाहर ना निकलेगा, वो Amazon ब्लिंकिट ज़ेप्टो करेगा, बोलेगा कौन जाएगा भाई। तो जैसे जैसे पब्लिक रईस होती जा रही है इंडिया की, दे आर अर्निंग मोर, जो अर्बन पॉपुलेशन है उन्होंने निकलना और बंद, इंडिपेंडेंट, दे आर लाइक 100 रुपए लगता है, जाने दो, घर पे आ जाता है ब्लिंकिट। इससे ज्यादा वो पैसे कमाने में मेहनत करें, पैसे कमाने। अच्छा, मैं इस साइड को ना, मैं इससे एग्री करूंगा। मतलब मेरा कंसर्न ये है कि मैं पॉडकास्टर हूँ, मुझे एडिटिंग नहीं करनी मुझे एडिटिंग। हाँ। मैं एक एडिटर रखूंगा, उस एडिटर को जो मैं पे कर रहा हूँ उसके लिए मैं अपनी इस लाइन में मेहनत करके पैसे कमाऊंगा, लेकिन मैं एडिटर रखूंगा, मुझे नहीं करनी एडिटिंग। क्योंकि एट अ सेम टाइम आप सारी चीज़ों में ना तो परफेक्ट हो सकते, ना सारी चीज़ें खुद कर सकते। तो मैं मतलब उससे डिसएग्री नहीं करता। अगर कोई ये सोच रखता है कि 100 रुपये दे के मंगा लूंगा भाई मैं, कोई आदमी अगर ये सोचे कि 100 रुपये बचेंगे नीचे जाके, तो फिजूल है वो, मेरी फिजूल है। क्योंकि वन मैन आर्मी होने से ना क्या होता है कि अगर आपको बिजनेस झटका देता है एक बार ना, तो आप हिल जाते हैं पूरा जी। अगर आपके मान लो 2-3 लोग की टीम है, तो आपको पता है कि यार आज का दिन खराब था तो कोई बात नहीं, कल तो आ रहा है, कल का भी दिन गड़बड़ होगा तो परसों आएगा। दिन खराब है, जिंदगी खराब नहीं है। मतलब वी हैव टू रीच समवेयर, वी हैव टू गो सिट एंड वर्क, वी हैव मीडियम्स, वी हैव थिंग्स टू डिलीवर। अगर आप वन मैन आर्मी होते हो ना, तो यू आर लाइक आज मूड नहीं है। जैसे वर्ल्ड में फ्रीलांसर्स की हालत बहुत खराब होती है। फ्रीलांसर कौन? एडिटिंग कर देता हूँ फ्रीलांस पे, मार्केटिंग कर देता हूँ फ्रीलांस पे, आप बोलो कि ये कर देता हूँ मैं फ्रीलांस पे। मेरे को ऐसा लगता है फ्रीलांस शुड बी योर फर्स्ट एंड लास्ट जॉब, कि जॉब कर ली एक बार और फ्रीलांस दोबारा कभी मत करना। क्योंकि दोबारा करोगे तो आपको कोई पैसा नहीं देगा। यू विल ऑलवेज बी अ फ्रीलांसर। आज इसके पास, कल उसके पास, परसों उसके पास, है ना। मतलब आप इसको ऐसा समझ लीजिए नगर वधू कि आपके नगर में नई वधू आई है राजा साहब के यहाँ, तो सब उसको देखने आ रहे हैं। एक ही बार देखेंगे, बार बार थोड़ी देखेंगे। तो अब तो जान लिए ना, तो देख लिए जी। तो एक बार कोई आपसे काम करा लेगा और आपने वैल्यू डिलीवर नहीं करी, और जनरली फ्रीलांसर्स वैल्यू डिलीवर करते भी नहीं है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि फ्रीलांसर है वो, उनको सिर्फ एक बार, उनको खुद को भी एक बार चाहिए होता है कस्टमर। हाँ, उसमें कोई रिपीट होना नहीं है। कस्टमर को भी पता चल जाता है कि इसके रिपीट होना ही नहीं है, इसके बस का, तो आदमी फंस जाता है जी। तो ऑलवेज हैव अ टीम। भले ही 2 लोग की टीम हो, भले ही आपके अलावा एक और बंदा हो, 2 लोग टोटल हो, चल जाएगा, लेकिन ऑलवेज हैव अ टीम। बहुत जरूरी। मैंने अपना करियर भाई स्टार्ट किया था 150 स्क्वायर फीट के एक गैराज में। हमारी माता पिताजी जो थे
नौकरी पेशा थे। जो हमारा घर था वो छोटा सा सरकारी क्वार्टर था, ठीक है। उस सरकारी क्वार्टर में एक गैराज हुआ करता था जिसमें सेकंड हैंड एसी लगाया गया था, ठीक है। सेकंड हैंड एसी लगाया गया था और कुछ ही टाइम पहले उसमें टाइल्स वाइल्स लगवाई गई थी क्योंकि उसको ऑफिस बनाना था। तो वहां से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था और वहां के पड़े हुए थोड़े जो धक्के थे मुझे कि वो पैसा देना, सैलरी देना, सैलरी बनाना, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अकाउंटेबिलिटी सिखाई, डिसिप्लिन सिखाया। अगर वो सैलरीज ना होती मेरे पास देने को तो मैं मौज मस्ती में रहता। व्हेन आई एंटर्ड एक्सपोर्ट्स में पोल्ट्री फार्मर था। 40-50 हज़ार रुपये बनते थे साल के। ये बात 6 साल पहले की बता रहा हूँ। 25 साल के लड़के के लिए, भोपाल शहर में रहने वाले के लिए 50 हज़ार बहुत होता है। ये ठीक है। 50 हज़ार में ये था कि हम कोई कार नहीं खरीद पाते, हम EMI पे बाइक खरीद लेते, हम महंगा फ़ोन EMI पे ले लेते, ये हो सकता था। लेकिन आप सोचो कि गाड़ी आ जाएगी कभी बड़ी वाली, कार, कोई सी भी कार आ जाएगी, मुश्किल है, टाइम लगेगा। अगर मुझे i10 भी लेनी है 10 लाख की, 8 लाख की, तो पैसा टाइम लगेगा। पॉसिबल नहीं था। घर लेना तो इम्पॉसिबल सा दिखता है, ठीक है। महंगी जो चीजें आज मैं कर पाता हूँ, तब तो मेरे लिए ड्रीम भी नहीं था, वो सोचते तक नहीं थे। मतलब आप ये मानोगे 1-2 लाख रुपए की इनकम वाज लाइक पीक इनकम, कि महीने में इतना ही होता भाई। ये आ जाए तो भाई, ये आ जाए तो फिर सेट है, लाइफ सेट। अच्छा, 1.5 पे पहुंच भी नहीं पाते हो तब क्या आप 5 का सोचने लगते हो फिर? मतलब लगता था कि यार इतना तो हुई, बहुत कितना मैटर करती है क्या पैसे? मनी? a lot नहीं, मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ जो बोलते हैं ना कि पैसा कुछ नहीं है। मैं भाई पैसों को सब कुछ मानता हूँ। बहुत मैटर करता है पैसा। 2 चीजों से मैटर करता है। मैं उसका एक फॉर्मूला देता हूँ। अगर आपके पास पैसा रिपीटेडली कमाने का एक सिस्टम है, तब मजेदार है वो। अच्छा, तब मजेदार है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, अगर आप मान लो एक टाइम की लॉटरी है, तो आपका नहीं है, उसको चुपचाप सेव कर लो, जो खरीदना है खरीद लो, सोना चांदी इन्वेस्ट कर दो उसको। मान लो आपने KBC जीत लिया, तो चुपचाप टैक्स देने के बाद गोल्ड की, सोने की बट्टी लाओ, खरीद लो, रख लो घर पे, या एक लैंड रख लेना। घर मत बनाना। घर बनाया तो घर कभी बेचोगे नहीं, पैसा कभी आएगा नहीं, मनी कंपाउंड नहीं होगी कभी। अगर आपके पास रिपीटेड सिस्टम है पैसा बनाने का, आपसे बड़ा राजा कोई है ही नहीं। तभी एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं गांव देहात में कि नगद की आमदनी जो होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है भाई। और जब आपके पास रिपीटेड सिस्टम होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, आपके अंदर वो स्किल आ जाता है कि आप करोड़पति लोगों के साथ बैठ पाओ। जब उनके साथ आप बैठते हो ना, करोड़पति लोगों के साथ, आप उनके साथ आधा घंटा कन्वर्सेशन कर लो, आपको ऐसा लगेगा आपने एक छोटी सी किताब पढ़ ली है। उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस इतने होते हैं यार के 20 मिनट उससे बात कर लो, आपकी बुद्धि हरी हो जाएगी। यार भाई ये क्या हो रहा है दुनिया में। फाज भाई ने 150 स्क्वायर फीट से स्टार्ट किया था और आज आपको मैं बताता हूँ, मैंने 150 स्क्वायर फीट से स्टार्ट किया था। अभी मेरा जो ऑफिस है 4000 स्क्वायर फीट ऊपर है, 4000 नीचे है, 8000 पे मैं भी बैठा हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन ये तब बैठ पाया मैं जब मेरे को लगा कि यार 8000 में बना सकता हूँ और मैं इसको पाल सकता हूँ और अब आई डिजर्व इट। तब मैंने किया। अगर मैं उस वक्त के फहद को बोलता कि 8000 कहीं से लाके भी दे दिया जाए, मैं पैनिक कर जाता, मैं भाग जाता वहां से, क्योंकि मैं पाल नहीं सकता था उसको। लेकिन फहद भाई, जिस आदमी को अपनी कैपेबिलिटी पता चल जाती है ना, जिसको अपनी स्ट्रेंथ मालूम होती है, वो परेशान बहुत रहता। आपके माइंड में चीजें क्लियर है, मेरे माइंड में चीजें क्लियर है, मुझे एक एक चीज मालूम है कि मुझे ये स्टेप लेने, मुझे ये स्टेप लेने, लेकिन टाइम नहीं आ रहा अभी। मैं अब बता, मुझे अपनी कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ मालूम है और मैं वो एग्जीक्यूट अगर कर लूंगा तो मैं सबसे बड़ा राजा, और अगर मैं वो नहीं कर पाया तो फिर मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। तो जिस आदमी के पास में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना, वो हमेशा परेशान रहने वाला है। क्या होता है भाई कि जब आपको अपने एक बार कैपेबिलिटी टेस्ट कर ली और उससे आ गया रिजल्ट, थोड़ा सा होता ये है कि क्योंकि मैं इस टाइम आपकी बात रोक के बताऊं, उस फेज में हूँ कि मुझे सारी चीजें क्लियर हैं और बस फंसा हुआ हूँ मैं किसी चीज में, उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और मैं निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है, निकलना है मुझे डेफिनेटली। लेकिन मुझे मालूम है, तो ये मैं इसीलिए रिलेट करके कह पा रहा हूँ कि आपको पता है कि आप किस चीज के लिए बने हैं, लेकिन अभी आप बॉटम पे हैं, अभी आपको बहुत ऊपर जाना, तो वो बहुत ज्यादा आपको ना ऐसे समझ लो स्ट्रॉन्ग कर रही है और रोक के भी रख रही है। जी, क्या होता है भाई, इसको आप ऐसा समझ लो कि एडिक्शंस है हमारी लाइफ के, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा जानबूझ के। जो कैटरपिलर वाला एग्जांपल था ना, कि तितली को अगर निकलना है तो उसको ढांचे को छोड़ना पड़ेगा।
और उसमें खून बहेगा, पेन होगा, बहुत टेम्पररी पेन होता है, 6 महीना साल भर, 6 महीना भी नहीं होता। ह्यूमन बॉडी शानदार चीज़ है, गजब का अडेप्ट करती है। अगर आप ह्यूमन बॉडी को एक 10x10 के कमरे में सुलाने लगो, 3 दिन में आदत डल जाती है उसकी कि यहीं सोना है अपने को। तो अगर आपने डिस्कम्फर्ट की थोड़ी सी टेम्पररी ग्रोथ फेज में आदत डाल ली, आप जीनियस लेवल पे पहुंचोगे, जीनियस लेवल पहुंचोगे। मैं आपको बताता हूँ भाई, मतलब कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ITR 8 फिगर की फाइल करता हूँ। अच्छा। हाँ, 8 फिगर की ITR फाइल करता हूँ, सरकारी। तो सरकारी डेटा है तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, वैसे अलग है नहीं। मेरा पर्सनल जी। खर्चा भाई 50,000 नहीं महीने का। अच्छा। पर्सनल खर्चा मेरा 50,000 नहीं है। मेरी गाड़ी का तेल कंपनी से डलता है। मैं एक्स्ट्रा वेगेंजा कपड़े खरीदता नहीं हूँ, एक्स्ट्रा वेगेंट कपड़े LV वगैरह सब कुछ नहीं खरीदे मैंने, ऐसा नहीं खरीदे मैंने, अरमानी वगैरह सब खरीदे, सब छोड़ दिए। मतलब जिसको कहते हो ना कि जीवन में थोड़ा सा उन सबको लेके वैराग्य पैदा हो गया कि लग्जरी, कल को रोलेक्स खरीद लूँ मैं, लेकिन नहीं खरीदनी यार। मतलब नहीं मैं चाहिए। बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ इसको, नहीं खरीदनी। कि आप जिस पोजीशन में होते हो ना, और उस पोजीशन में पहुंचने के बाद में वो चीज़ मैटर करना बंद कर देती, ऐसा होता है। ठीक है, अब नहीं लग्जरी कार BMW, अभी हम दिल्ली में बैठे हैं तो यहाँ हर शोरूम वाला लगभग मुझे जानता है। अच्छा। चाहे मर्सिडीज का सिल्वर एरोज ले लो आप, TNT मोटर ले लो आप, या ग्लोबल स्टार ले लो आप, सब जानते हैं मुझको बाय नेम। ऑफ कोर्स मेरे एड्स भी दिखते हैं उनको, तो डबल जानते हो मुझे। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ यार जब लेना होगा ले लूंगा, मैं क्यों परेशान हूँ। मतलब नाउ इट हैज बिकम अ चॉइस कि जब मेरे पास लगेगा मुझे कि नीड है तो ठीक है। जब आपके पास में 100 रुपये होते हैं ना, तो आप कोशिश करते हैं कि वो 1000 दिखे, और जब आपके पास 1000 होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि हाँ 100-200 दिखें। किसी दिन दिखाने की बारी आ गई तो पूरा 1000 दिखा देंगे। ठीक है, मतलब गेम चेंज। अब वो बात हो गई कि यार मन होगा तो देखेंगे, नहीं तो चल तो रहा है, लोग जानते ही मुझे मैं क्या हूँ। मतलब वो वाली बात नहीं रही कि महंगी गाड़ी से निकलूंगा तो स्टेटस बनेगा, वही ना। वो स्टेज से बाहर आ गया हूँ, जानते हैं लोग मुझे मेरे काम की वजह से। दिखावे वाला सिस्टम खत्म हो चुका है। कुछ नहीं, कोई दिखावा नहीं। ठीक है, नॉर्मल सी शर्ट पहन के बैठा हूँ मैं, नॉर्मल सा आपको पैंट आदमी है। कह भी नहीं सकता ना कुछ। ऐसा फर्क होता है फाद भाई कि एक आदमी नॉर्मल मिडिल क्लास मैन अगर ओरिजिनल LV खरीद के, कोई अपनी जमीन बेच के वो LV के कपड़े खरीदे 1-1.5 लाख रुपए के, और वो पहन के मेरे सामने बैठ जाए या कहीं बैठ जाए, तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि उसने LV पहन रखी। नहीं मानेगा। सबको ऐसे लगेगा कि अरे सरोजनी से लिया है जाके, या किसी डुप्लीकेट ले लिया, जबकि वो ओरिजिनल है। कोई यकीन नहीं करेगा। उसी कुर्सी पर आके कोई बिलियनर मिलियनर या अच्छा उस शहर का मालदार आदमी आके बैठे और वो LV की नकली पहन के बैठ जाए, तो आदमी कहेगा भाई LV की तो शर्ट पहन रहा, गुची के तो जूते पहन रहा। काम से डिफाइन होता है कि तो आप क्या आपकी पर्सनालिटी क्या मैटर करते हो। करती है, कपड़ा मैटर नहीं करता। नहीं मैटर करता जी, वही उसी फेज में है लोग, जैसा आप कह रहे हैं। सेल्स में इसको ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। हाँ, मैं अब लोगों को एक ट्रिक देता जी हूँ। जी जी जी। क्या होता है कि एग्जांपल ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट या ट्रांसपेरेंट इफेक्ट क्या कहता है कि आपको अगर आप किसी चीज को जब आप रेफर या कंपेयर करते हो ना, तो उसके लिए एक रेफरिंग पॉइंट चाहिए होता है। कि फर्ज करिए कि एक X कार खराब है, तो खराब किस सेंस में, Y के कंपैरिजन में। तो जब आप किसी इंसान को बोलते हो ना कि यार तू तो यार फटे हाल है, कपड़े नकली पहने हुए हैं, भले उसने असली पहना है, उसको रेफर किससे कर रहे हैं, उसके काम से, उसकी पर्सनैलिटी से, कि तुम बाय डिफॉल्ट क्या हो। तो ये रेफरेंस पॉइंट होता है, सेल्स का पार्ट है ये। एक्सपोर्ट्स इज नथिंग बट फॉरेन सेल्स। विदेशी सेल्स होता है एक्सपोर्ट्स, और कुछ नहीं है। तो आप किसको कंपेयर करते हो, पॉइंट बी को पॉइंट ए से। आप लाइफ में सारी चीजें देख लो कि यार पहले मैं 55 किलो का होता था, अब मैं 70 किलो का हूँ। क्या कंपेयर किया आपने, पास्ट को प्रेजेंट से। अब मेरे को वापस 55 पे जाना है। फादर, मैं थोड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर वापस आना चाहूंगा। मुझे कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो उसका क्या क्या हिसाब है। मतलब ये नोएडा में मेरा गोडाउन है, यहाँ से पहले मुझे कहाँ लेके जाना पड़ेगा। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि एक एक्सपोर्टर की कहाँ तक अपने माल को भेजने की गारंटी रहती है। मतलब मुझे नोएडा से, और अगर मुझे सऊदी अरब माल भेजना है, तो सऊदी अरब जब तक मैं अपने बायर को नहीं दे दूंगा तब तक की मेरी जिम्मेदारी रहती है, या सिर्फ पोर्ट तक रहती है। ये आपका क्वेश्चन बहुत जायज़ है, और सारे ही बिगनर्स को ये क्वेश्चन होता है जी। देखिए बेसिकली ये इनको टर्म्स से डिफाइन होता है। इनको टर्म्स मतलब
कमर्शियल टर्म्स हैं बेसिकली वो, कि एक सेलर किस पॉइंट तक पहुंचा कर देने के लिए जवाबदार है। हम्म। अब ये बायर की चॉइस होती है कि कहाँ तक पहुंचाना है। हम्म। मैं आपको आसान एक दो इनको टर्म से समझाता हूँ। सबसे कॉमन इनको टर्म है, वेरी वाइडली नोन, वो है एक्स फैक्ट्री या एक्स वर्क। अच्छा। आपने बोला नोएडा में आपका गोडाउन है, हम्म। तो नोएडा के गोडाउन में पेटी पैक करके आप रख दीजिए, आपका ग्राहक आएगा, उठवाएगा और उसको लेके जाएगा। हम्म। वो उसका हेडेक है, उसमें क्या क्या पैसे लगते हैं, कैसे रखवाना है, कौन से वेसल में जाएगा, वो उसका हेडेक है। एक्स वर्क की बात हुई है, इसको EXW से डिनोट करते हैं। इससे एडवांस लेवल पे एक आता है जो मोस्ट पॉपुलर है, वो FOB, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री अच्छा। ऑन बोर्ड मतलब आप उसको पैक करोगे और जो भी डिफाइंड पोर्ट होगा जो बायर ने बोला है, उस पोर्ट के कंटेनर के अंदर लोड करके लॉक करवाओगे उसको। ठीक है, मतलब लोडिंग कर दी आपने, अब वो देखता रहेगा अपना, उसको फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं। ठीक है, इसमें कंटेनर की बुकिंग बायर करता है कि किस कंटेनर में कब जाना है, वो ग्राहक की चॉइस होगी। थर्ड और मोस्ट कॉमन होता है वो है आपका CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। मतलब FOB इंक्लूडिंग FOB प्लस आपके बायर के डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। अब मान लो सऊदी अरब में तो सऊदी में जाएगा, UAE के जबल अली में है तो जबल अली में जाएगा, तंजानिया दार एस सलाम में है तो वहाँ जाएगा, कीनिया मोम्बासा पोर्ट पे है तो वहाँ जाएगा, जाम्बिया में लुसाका में है तो जहाँ भी वो चाहेगा वहाँ जाएगा वो। CIF इनको टर्म में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई साहब माल को कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो ऐसे 8-10 इनको टर्म बने हुए हैं। इट डिपेंड्स ऑन द बायर को उसको किस इनको टर्म पे खरीदना है। जी। मैं अपना बता देता हूँ, अगर मैं अपनी ही कंपनी को शिप कर रहा हूँ, तंजानिया में मेरी कंपनी जो है, तो मैं वहाँ पे CIF कर दूंगा, नहीं तो FOB भी कर दूंगा। करना मेरे को ही है बुक तंजानियन कंपनी को, फिर यहाँ मुझे तंजानियन कंपनी को हेडेक नहीं देना, एक्स वर्क पे कर दूंगा। और ज़्यादा है तो मैं एक और इनको टर्म होता है, उसको कहते हैं DDP या DAP, डिलीवरी ड्यूटी पेड, के वहाँ के वेयर हाउस तक पहुँचवा दिया जाएगा ड्यूटी भर के वहाँ की। तो जैसा हम चाहें वैसा कर सकते हैं, ग्राहक की चॉइस होती है कि भैया किस तरीके से आपको परचेस करना है। जी। और इसकी पेमेंट टर्म्स पहले से डिफाइंड होती है कि कब कितना पैसा आपको आना है। हाँ, वही मेरा सवाल पूछने वाला था कि वो पहले से ही आ जाते हैं पैसे या वो डिफाइंड होती है बिफोर द डील इज लॉक्ड। कि मान लो आपने 30% एडवांस दिया, 70 ऑन कॉपी ऑफ बिल, BL दिया, BL मतलब बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, या 50-50 दिया या 100% एडवांस दिया, तो ये प्री डिसाइडेड होता है आपके और सेलर और बायर के बीच में। जी, ये डिसाइड करते हैं। अच्छा, अगर कोई बिगिनर है जिसको अपना प्रोडक्ट, मिसाल के तौर पे मैंने एक चिप्स बनाई और मुझे वो एक्सपोर्ट करनी है और मेरे पास ना कोई डाटा है ना कोई आइडिया है, तो मैं अपना बायर कैसे ढूंढूं किसी फॉरेन कंट्री में या किसी गल्फ कंट्री में? मतलब उसका क्या तरीका होता है? देखो, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बड़ा बिजनेस है और ऐसा नहीं है फहद भाई कि सबके पास ही कनेक्शन हो या सबके पास ही बायर हो, कोई अच्छे उसकी पकड़ हो। तो जो बिगिनर है वो कैसे इसको करें? देखिए, जो लोग मेजरली यूज करते हैं एम्बेसी डेटा, पोर्ट डेटा, वो इसलिए वर्क नहीं करता बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अ वन लाइन सोल्यूशन। मेरे जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं, 480 को रफली ट्रेन किया मैंने आज तक इन ओवर 12 कंट्रीज। अगर उनने बात सुन ली कि मैंने एक लाइन में इसका आंसर बोला है, तो बोलेंगे सर झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि एक लाइन का आंसर हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ, अपना प्रोडक्ट पोस्ट कर दो, ग्राहक आएंगे, आपको देखेंगे, वहां से लीड आएगी, सेल हो जाएगी, नॉट गोइंग टू हैपन। लिंक्डइन पे कर दो, नॉट गोइंग टू हैपन। आप किसी पोर्टल पे लिस्ट कर दो, नॉट गोइंग टू हैपन। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप वन लाइनर आंसर चाह रहे हो। आप क्या चाहते हो? एग्जाम्पल, आपके शहर में एक बड़ा सा व्यापारी जो है, वो बड़ा व्यापारी कैसे बना, प्रोडक्ट कैसे सेल करता है, एक लाइन में आंसर बता दो। उसकी 50 साल की मेहनत को एक लाइन में बता दो। अगर मैंने सच बता दिया तो लोग एक्सपोर्ट छोड़ देंगे। सुनेंगे सच? जी, सच ही सुनना चाहता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन क्रैक करना होगा आपको। अच्छा, इंडिया से माल वहां जाएगा कैसे, बटेगा कैसे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका कैसे सोल्यूशन होगा, दुकान कैसे पहुंचेगा। नाउ यू हैव टू थिंक ऑन इट। घबरा जाएंगे लोग, बोलेंगे साहब आप बोल रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हमसे तो हमारे शहर में भोपाल में नहीं हो रहा है, हमसे तो हमारे शहर नोएडा में नहीं हो रहा, आप बोल रहे हो कि डिस्ट्रीब्यूशन फॉरेन में करना है, कैसे होगा?
तो एक पूरी सिस्टम है, एक पूरा प्रोसेस सीखना पड़ेगा उनको कि डिस्ट्रीब्यूशन कब कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसे घुसना चाहिए, किसे दूर रहना चाहिए। क्योंकि ग्राहक ढूंढना ऐसा भी काम नहीं है कि आपने बटन दबाया और आ गया। ग्राहक बेवकूफ थोड़ी, उसके माथे पे कुछ लिखा थोड़ी है कि आपने लिख दिया, डाल दिया फेसबुक पे, नहीं, आ गया। एक रोड मैप मैं जानना चाहूंगा फहद हाँ, भाई, कोई हाँ। बात नहीं, थोड़ा लंबा भी अगर होगा हाँ। तो मुझे बताइए आप कि किस तरीके से मैं पहुंच सकता हूँ वहां तक। पहली चीज भाई, मैं तो ऐसे पहुंच जाता हूँ खुद, क्योंकि मेरी तो कंपनी है वहाँ पे, जी। ठीक है, तो मेरा एम्प्लॉय केटर कर लाता है वहाँ। अब जिनकी कंपनी नहीं है उनको बहुत सारी या प्रॉब्लम्स आपने हैं। कैसे किया था अपना फर्स्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि हम उससे ही आइडिया ले लेंगे। देखो, मेरा फर्स्ट एक्सपोर्ट जो हुआ था, आप ऐसा कह सकते हो कि उसमें थोड़ा सा लक भी काम चला था मेरा, और कुछ मेरे कनेक्शंस काम आ गए थे कि वहां से मुझे कॉन्फिडेंस आया। लेकिन जो मेरे सिस्टम्स बिल्ड होना चालू हुए, जो मेरे क्लाइंटल्स का बिल्ड होना चालू हुआ, वो प्रॉपर आप ऐसा समझ लो कि फ्रेमवर्क जैसा है, जिसको हम कितना भी कोशिश कर लें, हम आधे घंटे 1 घंटे में इम्पॉसिबल है समझना। क्योंकि हमारा क्या फोकस रहता है कि ये प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए, है ना, ये प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए। ये सेम आंसर है कि यार आप एक हार्ट सर्जन से पूछो कि ये ब्लॉकेज को कैसे हटाया जाए, ही कैन नॉट एक्सप्लेन यू। मैं बिल्कुल लाचार हूं। अगर मैं आधे घंटे में कर सकता भाई, तो आप सोचो मेरे 400 नहीं से 4000 क्लाइंट्स होते अभी तक। तो मतलब जो ये कह रहे हैं फिर कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट 3 घंटे में, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब ये अवेयरनेस के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको सच में बिजनेसमैन बनना है तो आपको प्रैक्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन को समझना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्राइसिंग को समझना पड़ेगा। प्राइसिंग के बाद स्कैम प्रिवेंशन को समझना पड़ेगा। इसलिए मैं एकदम से नहीं बोलता हूँ कि बायर ऐसे मिलेगा, क्योंकि बायर तो बाद की बात है। पहले ये जो बीच में अड़ंगे बने हुए हैं आपके, इससे तो निपट लो। अच्छा, फर्स्ट स्टेप बता दीजिए कि सबसे पहले ये करो। सबसे पहले आप ये करिए, अगर 6 मंथ का रोड मैप तो कम से कम बताइए। सबसे पहली चीज ये होती है भाई कि अगर आप रील यूट्यूब देखते हो तो उसको ट्रीटेड ओनली एज एन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के अलावा वो कुछ नहीं है। दूसरा, लर्न फ्रॉम एन ऑथेंटिक पर्सन। एक्सपोर्ट्स पर नहीं, इन जनरल आपको कम्युनिकेशन आनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आप अपने आप को पिच कैसे करने वाले हो, भैया होने क्या वाला है, व्हाट एम आई गोइंग टू से। अगर मान लो आप दुकान वाले के पास भी चलेगा, चलो लोग बोलते हैं बायर कैसे मिलेगा, मैं बोलता हूँ चलो मेरे साथ टिकट कटा के चलो आप तंजानिया, मैं लेके चलूंगा। दुकान वाला आपके मुंह पे आपको मना करेगा। अब क्या करोगे आगे? क्योंकि आप तो मेंटली प्रेप्ड नहीं थे, यू आर नॉट ट्रेन्ड इनफ। इंडियन आर्मी में क्या है, इंडियन आर्मी में आपने एक नाम सुना होगा, हमारी स्पेशल फोर्सेज है, SF कहते हैं उसको, पैरा SF। पैरा SF मतलब वो आर्मी वाले तो हैं पहले से, लेकिन उनको और ट्रेन किया जाए। और ट्रेन क्यों किया जाए? क्योंकि बेटा तुम्हारे साथ ये ऐसा वहां होगा तो हम पहले करे दे रहे हैं, ताकि आदत डाल लो। यही एक अच्छा कोच आपके साथ करता है कि ये आपके साथ तंजानिया में होने वाला है या अमेरिका में होने वाला है, इसकी पहले आदत डाल ले। पहले आदत डालोगे तो वहां जाके टूटोगे नहीं, क्योंकि वो मना कर देगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि लिंक्डइन से बाहर आ जाएगा आपका, आपने फलाना XYZ कर दिया, बाहर आ जाएगा, नहीं आएगा। ही इज नॉट अ बायर, ही इज अ प्रोस्पेक्ट who might not be able to take from you ever। आपको पता है बायर्स कितने में से कन्वर्ट होते हैं? मान लो आपने 500 लोग से बात करी तो 3 या 4 कन्वर्ट होते हैं। मतलब ना सुनने की तो आदत डालनी पड़ेगी। 500 से बात करोगे तो 3 या 4 लेंगे आपसे जी। अब आप सोचो कि अगर आप 500 से बात कर रहे हो और अनट्रेंड मैनर में बात कर रहे हो, तो आपका मोराल तो टूट के गड्ढे में घुस गया, खत्म हो गई गेम वहां पे। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का थ्रेट क्या है? या जो मैं कहूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर कोई आ रहा है, वो पेज फंसता है वहाँ पर, कहाँ फंसता है पेज सबसे ज़्यादा? क्योंकि आपने भी फ्रॉड फेस किया है स्टार्टिंग में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा थ्रेट है लालच। आप लालची हो जाते हो। आप लालची क्यों हो जाते हो? कि आपको एक लीड आई कहीं से और पगला गए उसके पीछे कि सर ये लीड तो मुझे B2B पोर्टल से आई थी, सर ये लीड तो मेरा फेसबुक फ्रेंड लिस्ट में आई थी, सर ये लीड तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके धप्पा कर गई, ये लीड तो मेरे लिंक्डइन पे आके धप्पा कर गई। आप ये समझ लीजिए कि अगर एक बिगिनर को ऐसी लीड धप्पा कर रही है आके मतलब आपका बिगिनर्स लक स्ट्रांग नहीं है, आपका कटने वाला है। ठीक है, वो लीड इतनी स्ट्रांग होती है कि वो मुझे करोड़पति बना देगी या लखपति बना देगी। मतलब आप ये सोचो कि आप बिगिनर और आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है वो, ये थोड़ा ज्यादा कोइंसिडेंस नहीं हो गया? जुम्मा अभी 3 महीना हुआ है हमें खेलते हुए एक्सपोर्ट, और एक बंदा आता है और लेके चला जाता है आपसे सामान। ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा, फ्रॉड कैसे कैसे होता है इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट? अरे भैया पूछो नहीं।
मेरा आपने पहला एक्सपोर्ट पूछा था ना, मेरा एक्सपोर्ट पहला ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, अच्छा। और उसमें मेरे कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स का बहुत बड़ा योगदान था जो ऑस्ट्रेलियन मार्केट को जानते थे कि भैया ऐसे ऐसे होता है। तो वहां से मैंने सीखा, क्योंकि कोई गुरु था नहीं मेरे पास सिखाने वाला ढंग से। आपका सवाल क्या था भाई, क्या पूछा था आपने? इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या पूछा था मैंने? फ्रॉड कहाँ कैसे होता है? इंपोर्ट हाँ, एक्सपोर्ट्स में आपके साथ जनरली एक्सपोर्ट्स में फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं, सिर्फ एक ही होता है। पहला, वो आपके पैसे खा जाए, मतलब आपने उधार पे उसको माल दे दिया और उसने कभी आपको पैसा चुकाया ही नहीं। ये नंबर 1 कारण है एक्सपोर्ट्स में फ्रॉड होने का। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स में जनरली फ्रॉड नहीं होता, क्वालिटी रिजेक्शंस हो जाते हैं, सर्टिफिकेट रिजेक्शंस हो जाते हैं, लेकिन फ्रॉड सिर्फ पेमेंट्स में ही होता है एक्सपोर्टर्स को। उधार पे कभी नहीं देने का, डे 1 से, नेवर ऑन क्रेडिट। इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट किंग कौन है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट किंग या एक्सपोर्ट का अगर किंग अगर कहें तो? अगर आप ओवरऑल किंग समझना चाहते हैं तो अंबानी, अडानी, वेदांता, VDL, ये सब किंग्स हैं इंडिया के, जिनका वॉल्यूम इतना है कि कई देशों की GDP होती। तो ये किंग है। तो बहुत सारे किंग आते जाते रहते हैं, ये अल्टीमेट किंग्स हैं। और बस चलता रहता है। एक्सपोर्ट इतना बड़ा मार्केट है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये 5 साल रुकने वाला है। 5 साल रुकने वाला, कोई नया आ जाता है, फिर कोई और आ जाता है, फिर कोई और आ जाता है। टाटा है, बहुत बड़ा ग्रुप है टाटा का। टाटा आई थिंक 20 से ज़्यादा वर्टिकल्स में एक्टिव है। अच्छा। हाँ, ज्वेलरी में है, कपड़े में है, गाड़ियों में है, कमर्शियल गाड़ियों में है, नमक में है, FMCG में, हर जगह तो है टाटा। अच्छा, आप इन सब बड़े लोगों से अगर कोई मेरी मतलब ऑडियंस को एक चीज समझाना चाहें कि ये एडवाइस पकड़ लो, या इन लोगों में जैसे अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, ये इन सारे लोगों में से अगर आप ये कहें कि इनकी एक ये हैबिट या ये सोच सेम है, तो वो क्या लगती है आपको? ये लोग काम बहुत करते हैं अपने लिए और अपने पे। अच्छा। बहुत काम करते हैं और लर्निंग इनकी कभी रुकती नहीं है। सीखते ही चले जाते हैं। आप देखो अंबानी, अडानी को देखो, ऐसा नहीं कि वो फाउंडर है या वो चेयरमैन है तो सब वही करेंगे। उनके नीचे CEOs रहते हैं अपने अपनी कंपनी के। एनर्जी का CEO अलग है, कोई सीमेंट वाले डिपार्टमेंट का CEO अलग है। तो वर्क डेलीगेशन उनने सीखा कि भाई काम एक ऐसे बंदे को दो जिससे बने करते। नंबर 3, लर्न करो। आपको पता है जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो वर्ल्ड टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, अभी आपने देखा होगा इलॉन मस्क इंडिया आए थे। नहीं, इंडिया नहीं आए थे, इलॉन मस्क कहीं तो गए थे। तो उसके साथ शाओमी वगैरह के जो CEOs थे फोटो खिंचा रहे थे। चाइना गए थे, यस, चाइना गए थे। तो क्यों हुआ? क्योंकि दे आर ट्रेंड इन सच अ मैनर कि आपकी फैन फॉलोइंग बढ़े। मतलब अगर आप हाथ हिलाते हो ना ऐसे, तो हाथ हिलाने का एंगल ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा, दे आर ट्रेंड। अच्छा। तो हमें लगता है कि साला कुछ नहीं है, ऐसे जाके ऐसे ऐसे, हम कैसे हाथ हिलाते हैं ऐसे ऐसे। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज तक भी ट्रेंड रहती है। आप कभी शाहरुख खान को चेहरा खुजाते हुए नहीं देखोगे। हाँ, मैं वही तो सोचता हूँ कि यार ये यूं नहीं करते, इनको कभी छींक नहीं आती, इनको कभी खांसी नहीं होती, या मतलब बहुत सारी चीजें हैं नॉर्मल। और वो अपनी लर्निंग पे बहुत पैसा फूकते हैं भाई, बहुत पैसा फूकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज जब 2026 में हम बैठे हैं, अमूमन हर साल 5 से 15 लाख रुपए की लर्निंग्स मैं खुद करता हूँ। अच्छा। सेल्फ, अपने ऊपर। मेरी टीम की अलग है। इतना लगभग मैं किसी ना किसी चीज का कोर्स लूंगा। आप मानोगे नहीं, अगर वो कोर्स फर्ज करिए 2 महीने का है, 2 महीने में ऐसे मेरे काम की चीज हार्डली 4 दिन की निकलती है। उसमें 60 दिन में से 4 दिन की, वो 4 दिन की ऐसी निकलती कि मैं उसको यूज करके कई लाख कई करोड़ बनाता हूँ। लेकिन वो 4 दिन का सीखने के लिए मेरे को वो 2 महीना 3 महीना उस प्रोसेस में रहना जरूरी था। अगर मैं उस प्रोसेस को नहीं समझता भाई तो मैं टूट जाता, मैं लोगों से पीछे हो जाता, लोग आके मुझे ज्ञान देने लगते। अच्छा, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सबसे पहली लर्निंग क्या सीखनी चाहिए? सबसे पहले आप अपने आप को एक प्लेजेंट पर्सनैलिटी ग्रूम करिए। एक ऐसा पर्सनैलिटी बनिए जिससे लोग बात करने में हेल्दी फील करें। प्राइमरी, क्योंकि सेल्स वहीं है जहाँ कम्युनिकेशन है, जहाँ वार्तालाप है, बातचीत है। एक मारवाड़ी बनियों में एक सेक्ट है, एक वो है, आप समझ लीजिए कि एक प्रथा है कि जब उनके बच्चा पैदा होता है किसी एक स्पेसिफिक मारवाड़ी के यहाँ, तो उसके मुंह में गुड़ चखाते हैं। क्यों गुड़ चखाते हैं? कि गुड़ जैसा मीठा बोले। अच्छा। बचपन से चखा, मतलब इसीलिए है ये? हाँ, कि मीठा बोले, कि भैया ग्राहकों से बात करनी है तेरे को, मीठे से बोलना,
दर्द का घुट पी लेना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, ठीक है, पलट के जवाब मत देना। और इंडिया में लोग मेजर बुरा मान जाते हैं, छोटी सी चीज़ का है कुछ नहीं, बुरा मान जाते हैं, साहब मैं नहीं करूँगा, सब ये करवा रहे हैं, सब वो करवा रहे हैं। अरे तो भाई मत करो, फिर कंप्लेन भी मत करना। इंडिया में लर्निंग में ये बोलते हैं कि सर सब लोग अपना कोर्स बेच रहे हैं या सब लोग अपना पैसा पकाना चाहते हैं, तो मैं तो खुल के कहता हूँ कि आप मत करो। फिर क्या करोगे? इंडिया को नेक्स्ट 30 साल सीखना पड़ेगा। इंडिया में जो आबादी है, इंडिया की एवरेज एज आई थिंक 28-29 साल चल रही है अभी। इंडिया को नेक्स्ट 30 साल सीखना है। आपके अलावा सीखने के लिए, आपके पास सीखने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है। आप चाहे गाली दे के सीखो, चाहे आप हंस के सीखो, चाहे आप रो के सीखो, सीखना तो पड़ेगा। अब वो समय चला गया कि बिना सीखे हो सकता था। जिन्होंने समय से नहीं सीखा, अपस्किल नहीं किया, दादा परदादे वाले बिजनेस बंद हो गए। इनोवेशन आ चुका है, इनोवेटिव बिजनेस आ चुके हैं जी। अब उसमें टैकल कैसे करोगे? एक फाउंडर है जो साला 15 घंटा काम करता है, तुमसे 3 घंटा नहीं हो रहा ठीक से, टैकल कैसे करोगे उसको? तो बेच खाएगा तुमको सूखा सूखा। अच्छा फाद भाई, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि आदमी डिसिप्लिन, मतलब आप मोटिवेट होकर बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते। मोटिवेशन आपको 2-3 घंटे का या 2-3 दिन का होता है। और मैंने ये करना शुरू किया है कि जब मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होता हूँ ना, तो मैं तब काम ही नहीं करता, क्योंकि मैं उस मोटिवेशन में काम करता हूँ, वो 2-3 दिन काम होता है, फिर खत्म। काम को अगर जब तक आप अपनी हैबिट नहीं बनाओगे ना, जब तक उसको डिसिप्लिन में नहीं लेकर आओगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ऐसा मुझे लगता है। रोटी खानी है, पानी पीना है, नहाना है और सोना है, काम करना है। सक्सेस के 3 पड़ाव हैं, आप ऐसा समझिए। मोटिवेशन 3-4 दिन में चला जाता है, कईयों का तो 1 रात में चला जाता है। उसके बाद चालू होता है उनका डर। जब मोटिवेशन डाउनफॉल पे आता है तो डर आता है सामने कि नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। डर से यू गेट बैक ऑन ट्रैक। टू स्टे ऑन ट्रैक यू नीड डिसिप्लिन। कि भाई अब डिसिप्लिन चाहिए यहाँ पे टिके रहने के लिए, कि शिखर तक तो पहुंच गए या पहुंचने का ठान लिए, लेकिन चढ़ते रहना, थको या हारो। एक बात अलग है कि पहाड़ से गिर जाओगे तो मर जाओगे, वो डर है। एक तो डर रोक रहा है आपको कि पहाड़ से नहीं गिरना है। डिसिप्लिन बोल रहा है कि ऊपर जाना ही है, पहाड़ पे चढ़ना, ऑप्शन ही नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बिना कुछ नहीं हो सकता भाई। आप इंडिया में अंबानी को देखो, अडानी को देखो, इनको दिन शुरू होता है 5:30-6 बजे। अंबानी को उठने की जरूरत है 5:30 बजे? नहीं, मतलब एक जर्नल पब्लिक की नजर से तो नहीं है ना। उठते हैं, अडानी उठते हैं 5:30 बजे। क्यों उठते हैं? वो अंदर डिसिप्लिन इतना है ना कि नींद नहीं आएगी आपको, आपको करना है। वो पागलपन, फितूर चाहिए। इफ यू वांट टू बी द टॉप नंबर 1 ब्लडी %, वो मैडनेस चाहिए आपको अपने अंदर। यू हैव टू बी मैड कि मैं या तो सक्सेसफुल रहूंगा या तो मैं मर जाऊंगा। नथिंग इन बिटवीन, नथिंग इन बिटवीन। आपको ऐसा लगता है कि यू कैन बी द मीडियोकर पर्सन। मीडियोकर की कोई औकात नहीं है सर, एवरेज की कोई औकात नहीं है। हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में एक बहुत बड़ी सेक्ट है जनता का जो 30,000 से लेकर 3 लाख कमाता है। कोई पूछता तक नहीं उनको, नहीं पूछता। 3 लाख इज द न्यू एवरेज ऑफ इंडिया। पढ़े लिखों का, नॉट एवरीवन, पढ़े लिखों का। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगेगा यार इतने सारे मेरे पास आते हैं ना लोग कि सर 3 लाख हम कमाते हैं, 2 लाख बीवी कमाती, घर की 5 लाख टोटल इनकम है, लोन 2 करोड़ का खड़ा है। क्यों खड़ा 2 करोड़ का? साहब 50 लाख की मर्सिडीज ले ली, 2.5 करोड़ का फ्लैट ले लिया, इतना पटा दिया, इतना बचा है। घर का कितने दिन का चलना ईएमआई? बोलता साहब 15 साल और चलना, अभी 5 कटा है। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लूप हो गया, फिर लूप है। अब इस लूप से आप बिजनेस में नहीं जा सकते। लूप आपको मशीन की तरह वही जॉब ही करनी पड़ेगी। लूप है 100% लूप है। क्यों लूप है? क्योंकि आपको ऐसा लगेगा, जिनको लग रहा है कि 3 लाख बहुत बड़ी इनकम है, आप एक बार कमाओ, फिर अपन बैठेंगे यहीं पे सामने। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैंने बोला था कि जब आप 10,000 पे होते तो आप सोचते हैं 1 लाख आ जाए, एंड हो जाएगा। 1 लाख पे पहुंच भी नहीं पाते, आपके 5 की सोचने लगते। अरे जब आप वहां महोदय पहुंचते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये थी वो इनकम जिसको मैं 20 साल से चेस कर रहा था, 20 साल से सपने सजाए बैठा हुआ था। क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षाएं, एस्पिरेशंस बढ़ गई।
जरूरी भी है वो बढ़नी। कुछ मतलब certain हद तक तो जरूरी मैं है। सोचता हूँ कि हाँ। आप पूरी दुनिया सोचिए हम्म, और वो फिर मिलेगी आपको। मिलेगी अगर आप 100%। सोचेंगे 10,000 रुपए तो वो भी ना मिलेगा फिर नहीं मिलेगा। वो भी मतलब नहीं मिलेगा। जितना आप ज्यादा सोचते हैं उतनी ज्यादा आप मेहनत करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे 26 तक डिफेंडर लेनी है, मर्सिडीज लेनी है, जी वैगन लेनी है, तो आप उस लेवल का काम करेंगे। काम करना अगर पड़ेगा। आप सोचेंगे मुझे 2026 मतलब 26 तक थार लेनी है, तो आप 14-15 लाख रुपए तक की मेहनत करेंगे। क्या 5 लाख की डाउन पेमेंट आ जाए, अरे 25,000 रुपये बहुत लोग किस्त। उतना ही करते हैं भाई। मैं लोगों से हम्म। मिला, नहीं है फायर अंदर, बोलते सर ठीक है ना, 15 लाख आ रहा है, वो भी ठीक है। अच्छा फात भाई, एक बिजनेस का फॉर्मूला एक हम्म। बता दीजिए आज आप। मैं अपनी सक्सेस का फॉर्मूला जी। बताता हूँ। मेरी सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है भाई। आज मैं 31 साल का हूँ जब मैं आपके सामने बैठा हूँ, और मैं सीखने से, अगर मेरे से 10 साल छोटा भी लड़का कुछ सिखाता है, मैं चुपचाप एज अ स्टूडेंट बन के बैठ के सीखता हूँ उसके सामने। जी। मेरे ऑफिस के स्टाफ जो मेरे से 10 साल छोटे हैं, बहुत से लोग, वो मेरे को एआई सिखाते हैं, मैं चुपचाप बैठ के सुनता हूँ। हम्म। मैं वहाँ जज नहीं करता कि मैं तुमसे ज़्यादा पैसे कमाता हूँ या तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं ये सब फालतू का ज्ञान नहीं। अगर आप सिखा रहे हो तो मैं सीखूंगा। मुझे मालूम है कि 10 चीज़ में से 2 चीज़ काम की है मेरे। हम्म। सीखना है, सीखना है, सीखना है। इंडिया इज अ स्किल हंग्री कंट्री। स्किल नहीं है, पैसा है ही नहीं। हम्म। स्किल नहीं है, नाम नहीं है। नाम नहीं है तो दाम नहीं है। हम्म। तो भाई पागलों की तरह सीखना पड़ेगा आपको। जहां जो मिले बटोर लो, जहां जो मिले बटोर लो। एक पेन पेपर लेके घूमा करो साथ में, या एक फोन में नोट करते चला करो, लेकिन बटोर लो। और डिस्ट्रैक्शन काटने का नंबर 1 तरीका, मान लो आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, रील्स, खासकर उनके लिए बता रहा हूँ मैं जो रील से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम्म। कभी आपको इंस्टाग्राम चलाना है और ये डिसाइड करना है कि 5 मिनट में बंद करना है मुझे, मैं आपको लूप कट करने का एक रामबाण तरीका बताता हूँ। भाई ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। रामबाण तरीका है जो मैं भी यूज़ करता हूँ। मान लो मैं लूप में फंसा हूँ, मेरे को उठना है वहाँ से, मन नहीं कर रहा, फ़ोन नहीं करने दे रहा मुझे, मैं फ़ोन की वॉल्यूम को 0 कर दूंगा। फिर आप अच्छा। स्क्रॉल करो रील, इट वोंट मेक एनी सेंस, पट से बंद करके उठ जाओगे। ये वर्क करता है? 100% इफेक्टिवनेस 1 मिनट के अंदर। स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल क्योंकि करोगे। मेरे साथ में इस रील का इतना तगड़ा है कि अगर मैं रील पे बैठ गया भाई, तो मैं एक टाइम सेट कर लेता हूँ कि 12:50 पे मैं बंद कर दूंगा। वो 12:50 कब 1:50 हो जाता है ना नाइट का, वो पता ही आप नहीं चलता। साउंड बंद कर दो, आप उस डिस्ट्रैक्शन को कट कर लोगे। अच्छा। साउंड भर बंद करना है, 0 होना चाहिए, साउंड कम नहीं होना चाहिए, 0। आपको मीनिंगलेस लगने लगेंगी चीजें। एग्जाम्पल देता हूँ, आप मान लो कुछ रशियन में देखने लगो, हम्म। जापानीज में देखने लगो, आपको समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है, हम्म। तो बंद कर दोगे उठ के। जी जी जी। ये फॉर्मूला वहां से निकाला था मैंने कि यार कहीं से डिस्ट्रैक्शन कट करना है मेरे को, क्या करा जाए, उस चीज को समझना बंद कर दो, खत्म बात। जी। अच्छा, बड़े लोगों को बड़ा क्या बनाता है? ये जितने भी मिलियनर लोग हैं, बिलियनर लोग हैं, इनको क्या बड़ा बनाता है? आपको नहीं लगता कि कभी कभी ये भी लो फील करते होंगे? ये भी मतलब ऐसा फील करते होंगे कि यार मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने अपने लेवल पे सब सोचते होंगे। तो ये वहां क्या करते हैं? आप क्या करते हैं जब आप बहुत ज्यादा लो फील करते हैं तो? भाई मैं आपको एक सच बताता हूँ, पैसा सबको कमाना है, सब कमा नहीं पाते, लेकिन हम्म। एवरीवन वांट्स टू बी वेल्दी, सब वेल्दी हो नहीं पाते। लेकिन जो कुछ लोग 1-2% वेल्दी होते हैं, वो ऐसे पागलों की तरह मेहनत करते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने आज तक कुछ नहीं उखाड़ा है। मैं रोज उसी फीलिंग के साथ उठता हूँ जग के, एंग्जाइटी में, कि मेरे को कुछ करना है, हम्म। मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। भले ही मेरा बैंक बैलेंस क्या कह रहा है, बात की बात है, मेरे क्लाइंट्स क्या कह रहे हैं, बात की बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं करा मैंने अभी तक। 8 कंट्रीज में काम करा, लेकिन लगता है कुछ नहीं करा। 500 क्लाइंट्स को ट्रेन किया 12 कंट्रीज में, ऐसा लगता है कुछ नहीं करा। तो वो फीलिंग ऑफ हंगर सबको होती है, ह्यूमन ब्रेन है वो। जिस लेवल का बंदा होगा, अंबानी को भी हिट करती होगी गारंटीड, अडानी को भी करती होगी गारंटीड। जो इनको वो बनाता है कि टॉप लेवल पे ये रहते हैं, पहली चीज तो एक डिसिप्लिन तो है, दूसरा ये है कि अपने पैसे को ये काम पे लगाते हैं। मतलब लाला जी का पैसा नहीं है, नेटवर्क बनाते हैं और पैसे को काम पे लगाते हैं। एग्जाम्पल, अगर हमें एक बड़े आदमी को बीट करना है, तो अगर हमारे पास उतनी वेल्थ भी हो जाएगी ना, तो हम काम उसको बीट नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उसके पास वो नेटवर्क है जो उसने पिछले इतने सालों में घिस के बनाया है। सिर्फ पैसे नहीं कमाया उसने। सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसके पास ऐसे ऐसे लोगों का नंबर है जिसको फोन लगाएगा तो फोन उठाएंगे, फोन उठेगा,
जहाँ हम विजिट भी करेंगे महीने तक तो शायद एंट्री नहीं एंट्री मिलेगी। नहीं जहाँ मिलेगी। वो सीएम साहब को फोन लगाना चाहेंगे, फोन उठेगा सीएम उठाएंगे फोन, पीएम भी उठाएंगे सर्टेन लेवल तक। तो वो नेटवर्क है कि भाई आपने देश को, प्रदेश को इतना दिया। ऐसा नहीं है कि आप पैसा अपने लिए भर बनाते हो। एक बिजनेसमैन पैसा अपने पास 30% रख पाता है, 70% देना पड़ता है उसको, हम्म, सरकार को, पब्लिक को, एम्प्लॉयज को, ईसॉप्स को, सबको देना पड़ता है। 30% उसके पास नेट बचता है। तो बाकी सोसाइटी को रईस बनाया उन्होंने, साथ वालों को अपने। तो आपको ऐसा फंडा रखना होगा कि आपके बिजनेस से आपके कलीग्स, आपके एम्प्लॉयज भी रईस हों, हम्म। तब वो लड़ेंगे आपके लिए। इफ एक many are fighting पूरा for you, इकोसिस्टम बिल्ड करना पूरा पड़ेगा। इकोसिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। इफ दे आर नॉट फाइटिंग फॉर यू, जिसको रिलायंस कहता है ना, रिलायंस परिवार, जियो परिवार, वो पूरा एक उनका वो स्लोगन, एक परिवार है, वो कुनबा है उनका, जो जी। उनके लिए फाइट करता है। वो ट्रीट भी करते हैं उसको ऐसे। पैसा दो ना, कोई दिक्कत नहीं, खर्चो, आ रहा है तो खर्चो ना। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि फात भाई, मुझे भी ऐसा लगता है कि आप अपने एम्प्लॉय को अगर एम्प्लॉय की नज़र से देखोगे ना कि हाँ ये मेरा नौकर है, तो फिर जिस दिन उसने अपनी नौकरी दिखानी शुरू कर दी ना, तो आपका धंधा चौपट है। चौपट हो जाएगा। और अगर आप उससे लगाव से बात करेंगे ना, तो वो ये सोचेगा कि नहीं यार, इस पे मुझे ऐसे मेहनत करनी है जैसे ये मेरा बिजनेस। मुझे ऐसा लगता है कि एक सिस्टम होना चाहिए, एक फ्रेमवर्क, कि हम्म। भैया ये इतना करना है आपको, और ये नहीं होगा तो इसके खिलाफ एक्शन होगा। हम्म। जब इतना कर लोगे तब देन वी आर फैमिली, ठीक है। तब आप जो बोलोगे, आप मेरे लिए सेल करके दो, मैं आपके 10 नखरे झेलूंगा। आप मेरे लिए ऑपरेशन परफॉर्म करके दो, मैं आपके 10 नखरे झेलूंगा। आप बोलोगे कि मैं सेल भी नहीं करूंगा, ऑपरेशन भी नहीं करूंगा, तो फिर भी तो नखरे किसी काम की झेलूंगा, नहीं तो है। फिर तो मतलब ही नहीं है कोई होने का। जिस प्रोफेशनल बॉन्ड के लिए हम यहाँ जुड़े हैं वो तो सर्व ही नहीं हो रहा है। तो इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशन, कि आप उसको पैसा दो, लेकिन उसका पैसा वो जस्टिफाई करे कि यार इतना दे रहे हैं तो मैं करके दे रहा हूँ, ताकि मैं बिना मांगे ऐसा हो जाए सिचुएशन कि मुझे वापस और दें। इट इज़ अ वेरी सिंपल फैक्ट लाइक दैट, कि आपको देना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। जी। अच्छा फात भाई, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, जिस शहर से आता हूँ, मैं मुरादाबाद मंडल के साइड से आता हूँ, और हमारे वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नाम अगर लें आप तो मुरादाबाद है। हाँ। क्योंकि वहाँ पर पीतल नगरी उसको कहते हैं, और पीतल का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो अगर वहाँ कोई बिजनेस शुरू करना चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, पीतल का, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? या उसके बारे में अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि उसका क्या फ्यूचर है अभी, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मुरादाबाद को लेके मेरे थॉट्स पिछले साल तक काफ़ी अलग थे। इस साल काफ़ी चेंज हुए हैं। वो इसलिए हुए हैं क्योंकि मैंने बहुत फॉरेनर से बात करी पर्सनली, खुद, मेरी टीम ने नहीं, मैंने अमेरिकन से, ब्रिटिशर्स से, ठीक है, मेरी क्लाइंट्स की कम्युनिटी बड़ी हो गई, खुद ही पहुंच गए वो 10-11 कंट्रीज में अलग अलग लोग। अब क्या है सर, के समय के साथ पीतल की तरफ झुकाव नहीं, उनको चाहिए कन्वीनियंस विद गुड लुक्स। पीतल के साथ क्यों पीतल नगरी उसको कहा गया? क्योंकि इंडिया को बड़ा रेवेन्यू लेके आता था वो एक समय पे। नंबर 2 ये था कि हैंडीक्राफ्ट के नाम पे सिर्फ पीतल मेटल में होता था हमारे पास, या तो लोहा है, पीतल है, कांसा है, ये सब है। पीतल को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। पीतल हो जाता है काला और हरा, ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है जी। जब तक ऑप्शंस नहीं थे लोगों के पास कि कैसे मेंटेन होगा, तो ले लेते थे। लेकिन अब लोगों के पास रेजिन आर्ट है, अब लोगों के पास ग्लास आर्ट है, अब लोगों के पास मिट्टी की आर्ट है, अब लोगों के पास प्लास्टिक की आर्ट है, स्टेनलेस स्टील की आर्ट है। मतलब दे हैव नाउ गॉट 10 अदर ऑप्शंस। बोन चाइना है, दुनिया भर की चीजें। तो नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर फैंसी स्टफ दैट लुक्स गुड एंड इट इज चीप एंड जो रोबस्ट हो, कई दिन तक चले। चलो मान लिया पीतल चलता बहुत है, खराब होता ही नहीं, टूटता है ही नहीं वो, लेकिन मेंटेनेंस, काला पीला होने लगा, घिसोगे उसको बैठ के, किसके पास से वक्त है अब? तो पीतल को लेके मेरे बड़े मिक्स्ड थॉट्स हैं भी, कि आई थिंक अगर आपको हैंडीक्राफ्ट में जाना है तो सस्टेनेबल हैंडीक्राफ्ट रखिए अब। दैट शुड लुक गुड, दैट शुड बी इजी ऑन पॉकेट एंड इजीली सेलेबल। पीतल को लेके बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ पर्सनली मैं अब। अच्छा। क्योंकि उसको बेचना बहुत मुश्किल होता है, लोग लेते नहीं पीतल। 1-2 अच्छा, इसके कुछ आपके मतलब वहाँ के जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, उस कुछ कंट्री के भी स्टैट्स हैं आपके पास? स्टैट्स देखिए, हैंडीक्राफ्ट एक ऐसा सेगमेंट है जिसके स्टैट्स एग्जैक्टली एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब अगर उसका एक स्पेसिफिक HSN है, HSN मतलब हार्मोनाइज सिस्टम नंबर कह लो आप इसको, या हर एक वस्तु को वर्ल्ड में एक नंबर से डिनोट किया गया है। तो HSN
स्पेसिफिक एग्जिस्ट नहीं करता उसका। इट इज लाइक कि अगर ये मूर्ति है और ये मेटल की है तो ये एक स्पेसिफिक HSN में आ जाएगी। अब मेटल कोई सा भी हो सकता है, आयरन, कॉपर, ब्रास, एनीथिंग। तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ ब्रास के हमारे पास कभी नहीं आ सकते क्योंकि है ही नहीं, एग्जिस्ट, सरकार ने नहीं बनाए। लेकिन रुझान जरूर है कि पब्लिक चूज नहीं करती उसको। कैसे रुझान मिलते हैं? Amazon पे सर्च कर लो आप, है पीतल के सेलर्स कम है। तो मुरादाबाद फ्रेश एंट्रेंट्स के लिए रेकमेंडेड नहीं है जी। जिनका पुराना काम है, जिनके पास विंटेज है दिखाने के लिए, वो कुछ फ़ायदा उठा सकते हैं उसका। लेकिन फ्रेशर्स के लिए कि बोला जाए कि मिस्टर राम आएंगे नए 25 साल के हैं वो और उनको एक्सपोर्ट्स करना है, तो फ्रेशर्स को मैं नहीं रेकमेंड करूँगा कि आप ट्रेडिशनल चीज़ों में घुसिए, पुरानी जो जमी हुई है, क्योंकि उसमें कंपटीशन पहले से हाई है। चलो कंपटीशन अगर बच भी जाता है आपका तो पब्लिक उसको प्रेफर नहीं कर रही है। अच्छा फहद भाई, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बता दीजिए जिसकी ज़्यादा डिमांड हो, जो अभी मतलब उसमें आया हो रनिंग में, है कोई ऐसा प्रोडक्ट जो इंडिया से पहले तो कपड़ा बताया था आपको, दूसरा अगर आपको चाहिए तो FMCG आइटम्स में चले जाइए, पैक्ड फूड्स में। अच्छा। पैक्ड फूड में स्नैक्स, जो रेडी टू ईट स्नैक्स है, हेल्दी स्नैक्स में जा सकते हैं आप। ठीक है, आप कॉस्मेटिक्स में जा सकते हैं, लोगों की सजावट को लेके एनहेंस करने वाले कॉस्मेटिक्स में जा सकते हैं आप। इंडिया इज़ नॉट द नंबर 1 प्लेयर ऑफ कोर्स कॉस्मेटिक्स में, काफ़ी पीछे है, लेकिन जो एक्सेसरीज वाला पार्ट है, ज्वेलरी, इमिटेशन ज्वेलरी हो गया, उसमें आप जा सकते हो। कम बजट वाली इमिटेशन ज्वेलरी कर सकते हैं, जिनका 2-3-4 लाख का बजट है, इमिटेशन ज्वेलरी कर सकते हैं आप। बहुत सारे प्रोडक्ट। अच्छा, इंपोर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट कंट्री, अगर कोई इंपोर्ट करना चाहता है किसी अदर कंट्री से इंडिया में सेल करने के लिए, टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट या और अदर मतलब अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट, तो किस कंट्री को सबसे पहले विजिट करना चाहिए? चाइना और वियतनाम। अच्छा, चाइना वियतनाम अनडाउटेडली। क्यों चाइना? क्योंकि चाइना के पास मास मार्केट प्रोडक्ट्स हैं बहुत सारे। वियतनाम में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है स्ट्रॉन्ग, प्लस वियतनाम छोटा है कवर करने के लिए, तो कम पैसे में हो जाता है कवर, इजीली घूम फिर सकते हो। लेकिन चाइनीज़ और वियतनामीज़ में फ़र्क ये है कि चाइनीज़ अपनी फैक्ट्रीज दिखा देते हैं, वियतनामीज़ जनरली नहीं दिखाते अपनी फैक्ट्रीज को। अच्छा, इंपोर्ट करने के लिए मैंने मतलब ऐसा सुना है कि आप चाइना से थोड़े से प्रोडक्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपको पूरा मतलब नहीं देने को तो वो बल्क में लेना पड़ेगा। 5 प्रोडक्ट भी दे देंगे आपको। अच्छा। लेकिन वो कॉस्ट नहीं बैठेगी आपकी। आप आओगे, जाओगे, पैक करोगे, लोगे यहाँ पे, मतलब वो यूनिट इकोनॉमिक्स काम नहीं करेगी आपकी। अच्छा। मैथ्स काम नहीं करेगी। वो दे देंगे लेकिन उस पे बजट दे देंगे लेकिन उस कॉस्ट पे नहीं देंगे। अगर आप 10,000 पीस लेते हो, इंडिया में एक बहुत बड़ा ब्रांड है बोट, चाइना से लेता था। तो एक समय तक चाइना से लिया, उसने ब्रांड बना दिया। अब बोट की प्रॉब्लम आ गई है। बोट क्यों कोलैप्स कर रहा है? क्योंकि बोट का इकोसिस्टम नहीं है। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है समझ लेते हैं। इकोसिस्टम मींस जैसे एप्पल है, तो एप्पल के पास अपना आईफोन है, एयरपॉड है, आईपैड है, मैक है, आई मैक है, ओवर द ईयर हेडफोन्स है, सब कुछ एप्पल 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 चल रहा है। इसको इकोसिस्टम कहते हैं। ऐसे ही सेम सैमसंग के पास है, वन प्लस भी कर रहा है। बीच के खिलाड़ी कौन फंस गए? बोट। और ऐसे बहुत सारे ब्रांड है कि जिनका सिर्फ ईयरफोन है, जिनकी सिर्फ स्मार्ट वॉच है। ना वो स्मार्ट वॉच ठीक से एप्पल में काम करे, ना वो सैमसंग में काम करे। मतलब बड़ा बनने के चक्कर में वो लूप में फंस गए। उनको बाकी चीजें डेवलप करनी होंगी अब, लेकिन उसके लिए चाहिए बेतहाशा पैसा। सैमसंग जैसे वॉच डेवलप करनी इन हाउस, बहुत पैसा चाहिए। फोन बनाना है, बहुत पैसा चाहिए, मतलब इम्पॉसिबल है। अच्छा, आपको लगता है कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो बहुत ज्यादा क्रैश होने वाले हैं? जैसे एक बोट उसमें से एग्जांपल है, क्योंकि बोट का बहुत ज्यादा मतलब डाउनफॉल चल रहा है। टेक्नोलॉजी वाले जितने बिजनेस हैं हमेशा रिस्क पे रहेंगे, क्योंकि इतनी तेज R&D होती है, इतनी तेज R&D होती है, इसमें हर 3 महीने में चीजें चेंज होती हैं। तो जो टेक बिजनेस हैं वो हमेशा खतरे में रहेंगे। बिजनेस जितना मतलब इनोवेशन होना चाहिए, लेकिन इतना तेज इनोवेशन नहीं होना चाहिए कि R&D में हजारों करोड़ लग रहे हैं आपके, वो कीप अप नहीं कर सकते आप जी। टेक लीडर सैमसंग और एप्पल क्यों हैं? क्योंकि फंड्स उनके पास ही हैं इतने। कीप अप कैसे करोगे? एप्पल का अपना सिस्टम है, इकोसिस्टम, सैमसंग अपना चला रहा है, दे कैन कीप अप। दे हैव अ लॉयल फैन फॉलोइंग जो 20 साल से बनती आ रही है, और उनने कभी अपने आप को मास मार्केट नहीं कहा। सैमसंग का अगर मोस्ट कॉमन सबसे ज्यादा चर्चित फोन देखोगे तो सैमसंग S सीरीज है। S सीरीज फिर फोल्ड आ गया है, बड़ा बना है वो। मतलब जानते लोग पहले से भी हैं, लेकिन बड़ा उसी से बना, जो आईफोन के कंपैरिजन में उन्होंने लाके खड़ा किया है ना, S सीरीज ने जिताया वो S सीरीज ने किया है।
अगर फोन की बात करें तो S2 से गेम चालू हुआ था उसका खास। जैसे आईफोन का था ना कि आईफोन हाथ में लेके, तो आईफोन शुरू से ही आईफोन रहा है, यस, लेकिन सैमसंग का 70,000 रुपए वाला फोन भी नहीं, लेकिन अगर आपने बोल दिया ना एस लगा दिया, S लगा दिया अब प्रीमियम हो तो गया अब वो, प्रीमियम हो गया, अब मतलब premium लोगों को हो पता गया चल वो। गया ये कि सब कुछ। और इतने आप रुपए की। देखोगे समय के साथ एप्पल के अलावा लोगों ने सैमसंग के प्रीमियम फोन्स लेना चालू कर दिए हैं। अब जी। आप एयरपोर्ट्स पे देखो, पहले तो आईफोन था, अब आईफोन है ऐसा नहीं, खत्म हो गया है आईफोन। अब यंगस्टर्स के पास ज्यादा आ गया जो फोटो सेंट्रिक ज्यादा है, या जो थोड़ा दिखावा, दिखावे क्योंकि में विश्वास आईफोन को लोग रखते अभी भी बड़ा ही मानते हैं, चाहे सैमसंग 5 लाख रुपए का फोन ला दे, हैं। लेकिन आईफोन का 1.5 लाख। अब सैमसंग ने ये किया कि सैमसंग को लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, खासकर सैमसंग के फोल्ड ने, मैं खुद चलाता हूँ जी। बस में काम इतना आसान हो जाता है कि एक्सेल देखना है, मेल्स देखने हैं, वीडियो कॉल करना है किसी अफ्रीकन के साथ, तो यहीं से बैठे बैठे कर लो, टैबलेट का फील देता है। तो ये गेम है जी। तो इट इज ऑल अबाउट द इकोसिस्टम, कि यार क्या बिल्ड कर रहे हो आप। अगर टेक में जाओगे तो भाई सुसाइड है, नेवर एंटर दिस एनी काइंड ऑफ कैटेगरी जिसमें इतना तेज R&D होता हो। जी। मैं कभी खुद नहीं छूता टेक को, मैंने बेचे हैं, पावर बैंक्स बेचे हैं जाम्बिया में, पहली और आखिरी बार मैंने हाथ खड़े कर लिए थे। जी। अच्छा फात भाई, आपने सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कितने रुपए का किया है, या कितने प्रोडक्ट्स का किया? वैल्यू तो एग्जैक्टली नहीं बता सकता मैं, लेकिन मल्टी कंटेनर्स का था। और वैल्यू वाइज अगर प्रॉफिट की बात करो तो मैंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कपड़ों में ही बनाया है। अच्छा। मैं कैटल फीड भी डील करता हूँ, फीड्स, एनिमल फीड्स, और मैं इसमें डील कर रहा हूँ कपड़ों में, तो मेरा प्रॉफिट वाइज कपड़े फेवरेट है। अच्छा। अगर वॉल्यूम वाइज बात करोगे तो हाँ भैया, दाल रोटी चलने के लिए एनिमल फीड चलता रहेगा, लेकिन प्रॉफिट तो कपड़े में है। मार्केट बहुत बड़ा है। अफ्रीका में, तंजानिया में हमारे कहते हैं सेकंड हैंड कपड़ों को मिटुम्बा किलो के हिसाब से बिकते हैं। चाइना से आते हैं, अमेरिका से आते हैं रिजेक्टेड, और वहाँ मिटुम्बा सेकंड हैंड बिकते हैं, उसका भी मार्केट है। अच्छा फात भाई, एक आखिरी सवाल मैं करूंगा, ये जो होता है कस्टम वाले कपड़े हैं, हाँ, के 5,000 रुपए वाली चीज 200 रुपए की, 300 रुपए, इसकी क्या रियलिटी है? देखो कस्टम ये, या इसके लिए मैंने ये भी सुना है कि ये वहाँ के लोगों के पहने हुए कपड़े होते हैं, तो ये यहाँ आके बिकते हैं। नहीं, कस्टम सीज्ड भी होता है, कस्टम सीज करता है हर साल, हर दिन कस्टम सीज करता है सामान, कपड़े भर नहीं सब कुछ। तो कस्टम फिर क्या करता है, उसको ऑक्शन करता है। तो अगर कस्टम सीज कोई कह रहा है तो देयर आर चांसेस के वो हो सकता है। लेकिन इतने बड़े लेवल पे थोड़ी होगा कि मार्केट चल रही है मतलब एक मार्केट तो आपकी जो है कंपनी से जो मैन्युफैक्चरिंग होकर आ रही है उसकी चल रही है, और बराबर में कस्टम की, तो क्या कस्टम ने भी क्या दूसरा वाले कंपनी बना ली है? कस्टम सीज्ड के नाम पे बिकता है ना, वो QC रिजेक्टेड मटेरियल होता है, क्वालिटी चेक में फेल हो गया था वो। मान लेते हैं एडिडास का था, एडिडास का ओरिजिनल है, वो वहीं बना है वो फैक्ट्री में, लेकिन किसी वजह से वो QC पैरामीटर पास नहीं करा, तो एडिडास उसको नहीं लेगा। एडिडास ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, क्यों नहीं लेगा? एक मूल मंत्र और बता देता हूँ, अब सब उगलवा लोगे फ्री में आप। क्या होता है कि ये जितने बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट पे दे रखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे फेल होगा तो कौन निपटेगा? कॉन्ट्रैक्टर। भाई मैंने आपको बोला कि गाड़ी ठीक से चलाना, नहीं चलाओगे तो पैसे कटेंगे जी। नहीं चलाई, किसका पैसा कटा? आपका। मैंने बोला QC रिजेक्टेड है, QC रिजेक्टेड, उस सेलर ने बेच दिया उठा के, 1/10 हिस्से में बिक गया। एडिडास भी खुश था, यार हमको क्या दिक्कत है, बड़े बड़े ब्रांड्स, लिवाइस हो गया, सब कॉन्ट्रैक्ट पे बनते हैं। 80% ऑफ देम, कोई मगजमारी नहीं करता सर मैन्युफैक्चरिंग की। एक मैन्युफैक्चरर के यहाँ 5 ब्रांड्स के कपड़े बनते हैं, सब कॉम्पिटिटर, राइवल आपस में। अच्छा। चाइना में जहां बोट बनता वहीं 10 ब्रांड्स और बन रहे हैं, और वो एक ऐसे लूप में रन कर रहे हैं कि उनको पता है कि आज नहीं तो 3 साल बाद ब्रांड बंद होगा, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। देखिए क्या होता है सर, उसमें जो B2C ब्रांड बिल्ड करते हैं उनका फाउंडर्स का पैसा बन जाता है, टॉप 10 लोगों का पैसा बन जाता है, तो कर लेते हैं, लड़ लेते हैं। बहुत होता है भाई, जब आपके पास 200 करोड़ की नेटवर्थ आ जाएगी पर्सनल, तो 10 रास्ते खुल जाएंगे। ठीक है, सिस्टम भी आपका होगा, आपके पास चेन भी होगी, आपके पास टीम भी होगी, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। और ये जो बर्निंग कैश बर्न वाला जो स्टार्टअप कल्चर है ना, वो अमेरिका की देन है। अच्छा। अमेरिका सॉफ्ट बैंक का कल्चर है कि पैसा बर्न करते चलो 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 चलो, लोगों को आदत लगा दो, फिर लोग लेंगे आपसे। अब इंडियंस क्या है, इंडियंस आर नॉट लाइक दैट। इंडियंस आर लाइक जब तक डिस्काउंट है तब तक लेंगे, नहीं तो फिर जाओ तेल लेंगे। रेड टैप का 70% जिस दिन भी हट गया ना, वो फिर बंद। हालांकि वो उसी प्राइस टैग के पैसे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी लोगों के दिमाग में है भाई 70% ऑफ है, जबकि वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक नाम है उनका। मैं रेड टाइप और इन सब की फैक्ट्री गया हूँ, जब मैं लेदर डील करता था, कानपुर में ही बनते हैं मेजर, तो
एक ही फैक्ट्री में बनते 4-4 ब्रांड्स के। अच्छा। हाँ, तो देखा है मैंने, वो बोलते हैं कि असली होता माल, ऐसा नहीं खराब है उनका, लेकिन जो एमआरपी, टोटल एमआरपी रहती है उस पर उस पर। डिस्काउंटेड रहते हैं वो। हम्म। अच्छा फहद भाई, वन एडवाइस फॉर मी। हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, आप एक एडवाइस क्या करना चाहेंगे मुझे, क्योंकि मुझे बहुत आगे जाना है इस गेम में। हाँ भाई, आपके तो लिए सिंपल सी एडवाइस है कि अपने क्राफ्ट के प्रति हमेशा ऑनेस्ट रहना, जी। अपने स्किल के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए। हम्म। मैंने आज मैं जब चाहे एक्सपोर्ट करूं, चाहे मेरा छोटा भाई देखे उसको, या मैं क्लाइंट्स की हेल्प करूं एक्सपोर्ट्स करने में, मैंने किसी भी क्लाइंट को ऐसा नहीं समझा कि ये मेरे लिए गया गुजरा है या मेरे लिए टाइम पास है। हम्म। मैंने एफर्ट पूरे दिए हैं सबको। जो मैं एक 500 करोड़ वाले को देता हूं, वही मैंने एक 5 लाख वाले को भी दिया है। जी। अब उसने किया नहीं किया वो उसकी जिम्मेवारी है। जी। तो मेरी तरह से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए जी। कि यार ये बंदा बेकार है तो मैं बात ही नहीं करूंगा इससे। जी। तो आप जो भी करो लाइफ में, जितने आपके पास 10 लोग आएंगे, हम्म। एफर्ट सेम देना। जी। कोई उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाले तो एक्स्ट्रा आप देना, जी। तब आपका नाम बनेगा। जी। क्योंकि कई बार ऐसे ऐसे लोग भी परफॉर्म करते हैं जिनको लगता था कि यार ये कैसे करेगा, हम्म। लेकिन वो सबसे पहले कर लेता है। हम्म। तो यही है कि करते चलो, नेवर जी। गिव अप। हसल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन काम बंद नहीं होना चाहिए। जी। थैंक यू सो मच भाई, मोस्ट बहुत वेलकम अच्छा भाई, लगा। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो थैंक मच यू। गाइस, थैंक यू।